हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी एजुकेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। 11th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 9 है सेल यूनिट में। एंड इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे लाइन टू लाइन, वो भी हैंड रिटन नोट्स की मदद से। एंड ये वीडियो नीट के भी सारे पॉइंट्स को कवर करेगी, यानी 11th क्लास के स्कूल के सिलेबस को भी सारे पॉइंट्स कवर करेगी। तो जो पहला टॉपिक है वो है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में कितने टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हमारे अंदर कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं एंड वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम एक केमिकल एनालिसिस टेक्निक को परफॉर्म करते हैं। उस टेक्निक को अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो कौन सी टेक्निक की मदद से हम केमिकल एनालिसिस करेंगे, अभी हम वो पढ़ने वाले हैं। लिविंग टिश्यू को हम लेंगे, उसको हम ग्राइंड कर देंगे किसमें, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड में। ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड का केमिकल फार्मूला ये है। तो जब ग्राइंड करने के बाद हमें एक स्लरी मिलेगी और उस स्लरी का हम क्या करेंगे कि चीज़ क्लोथ से उसको पास करेंगे। जैसे कि चाय पत्ती को हम छान लेते हैं चाय छन्नी से, उसी तरीके से। तो हमें दो फ्रैक्शन मिलेंगे, एक होएगा कि जो कि ऊपर रह जाएगा और एक होएगा जो कि फिल्टर हो जाएगा। जो फिल्टर हो जाएगा उसे, उस पोर्शन को हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। उसे क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट या तो एसिड सॉल्युबल पूल। एंड जो जो फिल्टर नहीं होगा, जो ऊपर रह जाएगा, जो छन्नी के ऊपर रह जाएगा, जो चीज़ क्लोथ के ऊपर रह जाएगा, उसे हम बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल, या तो उसको बोलेंगे रिटेंटेट। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होएगा, जो मैक्रो मॉलिक्यूल होएगा, वो ऊपर रह जाएगा, चीज़ क्लोथ के ऊपर रह जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स। एक यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो लिपिड्स होता है वो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं, वो माइक्रो मॉलिक्यूल होता है, बट स्टिल फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल पूल। एसिड इनसॉल्युबल पूल या फिर रिटेंटेट में मिलता है, लेकिन ये होता क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल होता है। ये यहाँ पे क्यों आया है, लेकिन फिर भी ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्यों मिलता है, इसका रीज़न हम आगे पढ़ेंगे। एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल जो कि नीचे आ जाता है। जैसे कि जब हम चाय को छानते हैं तो जो चाय पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है, वो उसी की तरह है एसिड इनसॉल्युबल पूल। और जो चाय जो ग्लास के अंदर आ जाती है उसे हम बोलेंगे एसिड सॉल्युबल पूल या फिर फिल्ट्रेट। तो जो जितने भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे लिविंग टिश्यू में जितने भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे वो फिल्ट्रेट बन जाएंगे या तो एसिड सॉल्युबल पूल में आएंगे, जो कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजन बेस, लिपिड्स एंड मोनोसैक्राइड्स, जो कि क्या होते हैं, मोनोसैक्राइड्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो वैसे आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ कि जैसे एक अमीनो एसिड है, दो अमीनो एसिड है, तीन अमीनो एसिड है, चार अमीनो एसिड है। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ एक बॉन्ड बनाता है, उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अगर आपको ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं पता है, वैसे तो हम 12th क्लास की केमिस्ट्री में हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं, लेकिन हम इसी चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना देख लीजिए। एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड की जो पूरी चेन होती है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होती है, और वो पूरा क्या बनाती है, प्रोटीन। प्रोटीन को हम बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल, लेकिन जो अमीनो एसिड इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स को हम बोलेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो वैसे यहाँ पे है, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजन बेसिस, लिपिड्स, ये सब क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स। प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। वैसे ही बहुत सारे मोनोसैक्राइड्स मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीसैक्राइड्स। और इनके मतलब मोनोसैक्राइड जैसे ग्लूकोज की लॉन्ग चेन क्या बना लेगी, एक पॉलीसैक्राइड बना लेगी। तो अगला टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि वेट वेट। वेट वेट क्या होता है, वेट ऑफ पूरा जो लिविंग टिश्यू का जो वेट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, वेट वेट। अगर वेट वेट में से मैं वाटर का वेट माइनस कर दूं, वेट वेट माइनस वाटर, तो हमें क्या मिलेगा, ड्राई वेट मिलेगा। तो ड्राई वेट समझ गए, तो वेट वेट में से वाटर का वेट माइनस कर दो, वाटर को माइनस करो तो हमें क्या मिलेगा, ड्राई वेट। अब ड्राई वेट में से कार्बन कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर दो, सारे कार्बन कंपाउंड्स निकाल दो। इफ कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म एंड वाटर वेपर्स, तो जो रिमेन बचेगा उसे बोलेंगे ऐश। तो ऐश क्या होता है, ड्राई वेट माइनस कार्बन कंपाउंड्स। तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये हम इस चैप्टर में आगे भी पढ़ सकते हैं। और अगला टॉपिक है अल्फा अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स अभी मैंने आपको पहले बताया था कि अमीनो एसिड्स, एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड्स, ऐसे पूरी लीनियर चेन बनाकर क्या बना लेती है, प्रोटीन्स बना लेती है। तो अमीनो एसिड्स होते क्या चीज़ है, एक ही कार्बन के ऊपर NH2 ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं अमीनो ग्रुप, अमीन ग्रुप भी बोलते हैं, अमीनो ग्रुप भी बोलते हैं, NH2 ग्रुप। और उसी सेम कार्बन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है और एक हाइड्रोजन भी होता है। तो देखो, एक सेम कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है, एक COOH। तो देखा हमने अल्फा अमीनो एसिड्स में क्या होता है सेम कार्बन में एक NH2 ग्रुप लगा होता है, जिसको हम बोलते हैं अमीनो ग्रुप। ये हमें प्रोवाइड करता है बेसिसिटी। और एक लगा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप होता है, ये बेसिक ग्रुप होता है। और एक हाइड्रोजन, और एक लगा होता है आर ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द आर ग्रुप। अगर आर ग्रुप को चेंज करते हैं तो अमीनो एसिड्स भी चेंज होता रहेगा। एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल दे रखे हैं। आर ग्रुप की जगह अगर मैं हाइड्रोजन लगा दूं तो उस अमीनो एसिड को मैं क्या बोलूँगा, ग्लाइसिन। तो देखो कैसा बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और COH ग्रुप और एक NH2 ग्रुप। तो इसे मैं क्या बोलूँगा, ग्लाइसिन। फिर उसको क्या बोलेंगे हम, ग्लाइसिन। अगर आर ग्रुप की जगह अगर मिथाइल ग्रुप CH3 लगा दूँ यहाँ पे मैं, तो उस अमीनो एसिड को बोलूँगा एलानिन। एंड आर ग्रुप की जगह अगर CH2OH लगा दूँ तो उसको मैं बोलूँगा मैं सीरीन। और ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है तीनों के तीनों, इसलिए याद करने तो कंपलसरी है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत बार पूछा जा सकता, ये नीट में पूछा जा सकता है। ठीक है,
अच्छा, दोबारा से एक बार अमीनो एसिड्स की इंट्रोडक्शन देख लीजिए ज़रा। अमीनो एसिड्स में क्या क्या होता है? अमीनो एसिड में आपने अभी देखा NH2 ग्रुप होता है, COOH ग्रुप होता है, वो भी सेम कार्बन के ऊपर होता है, द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी बोलते हैं। अमीनो एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अब सब्स्टिट्यूटेड मीथेन क्यों बोलते हैं? जैसे कि देखो, मीथेन होता है CH4 को हम क्या बोलते हैं? मीथेन। पता ही है सबको। अगर देखो कार्बन पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं NH2 ग्रुप लगा दूं, दूसरे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके COOH ग्रुप लगा दूं, एक हाइड्रोजन वैसे ही रहेगा, और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके R ग्रुप लगा दूं, तो क्या बन जाएगा? अमीनो एसिड बन जाएगा। अभी हमने पहले पढ़ चुके हैं। इसीलिए हम इसको अमीनो एसिड्स को क्या बोलते हैं? हम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। एंड डिपेंडिंग अपॉन द R ग्रुप, अगर R ग्रुप के नेचर के बेस्ड में बहुत सारे अमीनो एसिड्स बन सकते हैं, R ग्रुप को चेंज कर दे तो अमीनो एसिड्स बनते रहेंगे। बट जो अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाते हैं वो सिर्फ 20 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स हम पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ NH2 ग्रुप। अब देखो, जो NH2 ग्रुप होता है वो अमीनो एसिड को बेसिसिटी प्रोवाइड करता है, और COH ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब देखो, एसिडिक अमीनो एसिड्स भी होते हैं जिसमें NH2 ग्रुप एंड COOH ग्रुप, ये एसिडिक अमीनो एसिड्स, जिसमें एसिडिक क्या होगा? जिसमें COOH ग्रुप ज़्यादा होंगे देन अमीनो ग्रुप कम होंगे ओवरऑल। जब हम जर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं अमीनो एसिड्स का जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसमें एक NH2 ग्रुप है एंड एक COOH ग्रुप है। तो देखो, ये अगर एक ये है और एक एसिडिक है और एक बेसिक ग्रुप है, तो ये तो फिर न्यूट्रल है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो R ग्रुप के अंदर एक COH ग्रुप होता है या तो NH2 ग्रुप होता है। अगर मान लीजिए R ग्रुप के अंदर एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो ओवरऑल कंपाउंड में कितने NH2 ग्रुप हो जाएंगे? 2 NH2 ग्रुप हो जाएंगे और एक ही COOH ग्रुप रहेगा। तो यानी कि बेसिक वाले जो ग्रुप है वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो अमीनो एसिड्स क्या होगा? बेसिक अमीनो एसिड्स। अगर मान लीजिए R ग्रुप में अगर COOH ग्रुप है कहीं पे, तो ओवरऑल कंपाउंड में COH ग्रुप कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो यानी कि एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो उस अमीनो एसिड्स को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम एसिडिक अमीनो एसिड्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसी पे बेस्ड है, डिपेंडिंग अपॉन, ये लिखा हुआ बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ NH2 ग्रुप एंड COH ग्रुप। अमीनो एसिड्स आर एसिडिक अमीनो एसिड्स। एसिडिक अमीनो एसिड्स को याद करने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड। तो इस ग्लूटामिक एसिड के साथ ही एसिड लिखा है, तो हमें पता चल जाएगा कि तो एसिडिक अमीनो एसिड्स है। लेकिन जो बेसिक अमीनो एसिड्स है, ये तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे सिलेबस में भी है। और ये बेसिक अमीनो एसिड से तो नीट में क्वेश्चन भी आ सकता है, केमिस्ट्री से भी आ सकता है एंड बायो से भी आ सकता है। नीट 2020 में 2020 के नीट में केमिस्ट्री के भी पोर्शन से पूछा गया था बेसिक अमीनो एसिड्स, एंड केमिस्ट्री में भी आया था और बायो में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो यानी कि एक ही पेपर में 2020 के पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे जा रखे थे, वो भी बेसिक अमीनो एसिड्स के, यानी 8 नंबर सिर्फ इसी पोर्शन से। एक होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। न्यूट्रल जिसके R ग्रुप में, अब न्यूट्रल को देख लो कैसे होंगे, जिसके R ग्रुप में ना ही तो NH2 ग्रुप हो और ना ही COOH ग्रुप हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन में सिर्फ हाइड्रोजन है, तो ओवरऑल कंपाउंड में एक ही NH2 ग्रुप रहेगा और एक ही COH ग्रुप, तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। वैसे ही एलानिन में एक मिथाइल ग्रुप और एक CH2OH ग्रुप, तो वो भी क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ये बात उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के एग्जांपल है वैलिन, ग्लाइसिन, एलानिन एंड सीरीन। जितने में भी जिसके R ग्रुप में ना ही NH2 होता है ना ही COH होता है, तो उसे हम बोलेंगे न्यूट्रल। ये NCERT में एग्जांपल दे रखे हैं, इसीलिए इनको याद करना इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं? टायरोसिन, फिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये सारे के सारे क्या है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AB एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस वीडियो में हमने अमीनो एसिड्स तक कवर कर लिया था, और आज हम अमीनो एसिड्स के जो अगला टॉपिक है जो लिपिड्स के बारे में है उसको कवर करेंगे। लिपिड्स के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि NCERT में जो दे रखा है, लिपिड्स क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स कुड भी सिंपल फैटी एसिड्स। जो लिपिड्स होते हैं फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स में एक तो एल्काइल ग्रुप होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। R ग्रुप होता है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। और एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फैटी एसिड्स हैज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू R ग्रुप। R ग्रुप कैन बी मिथाइल, इथाइल और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप। फॉर एग्जांपल जो NCERT में जो दे रखे हैं वो है पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड में क्या होता है? 16 कार्बन का कंपाउंड होता है, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। जैसे कि हम यहाँ पे गिन सकते हैं कि एक CH3 एक कार्बन, और यहाँ पे CH2 के 14 यूनिट्स हैं, यानी कि 14 + 1 15, और एक कार्बन हो गया कार्बोक्सिलिक कार्बन। इसीलिए लिखा हुआ है कि 16 कार्बन इंक्लूडेड कार्बोक्सिलिक कार्बन। जो अगला जो फैटी एसिड है वो है आर्केडोनिक एसिड। आर्केडोनिक एसिड क्या होता है कि 20 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन।
इसमें भी आप देख सकते हैं कि CH3 1 है और 18 यूनिट CH2 के हैं एंड 1 COOH, तो टोटल मिला के कितने कार्बन हो गए कंपाउंड में? 20 कार्बन। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि PA, जैसे हम बोलते हैं PA पर्सनल असिस्टेंट, तो वैसे ही पाल्मेटिक एसिड एंड आर्किडोनिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड में 16 कार्बन एंड आर्किडोनिक एसिड में 20 कार्बन। तो अनदर जो इसके बाद क्या है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं? सैचुरेटेड भी हो सकते हैं एंड अनसैचुरेटेड भी। अब अनसैचुरेटेड मतलब कि जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जिसके एल्काइल ग्रुप में R ग्रुप में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड, और जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड। जो अनसैचुरेटेड वाले होते हैं ये गुड होते हैं हेल्थ के लिए, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। लिपिड्स कैन बी सिंपल फैटी एसिड, जैसे कि अभी हमने देख लिया था कि एक एल्काइल ग्रुप लगाओ और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाओ। इसके एग्जांपल हमने देखे थे PA से याद रखना, PA1620 ऐसे याद रखना, PA1620 पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन, आर्किडोनिक एसिड 20 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। उसके बाद जो अनदर सिंपल लिपिड्स क्या हो सकते हैं? फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं एंड एल्कोहलिक ग्रुप हो, जिसके एल्काइल ग्रुप में एल्कोहलिक ग्रुप भी हो, OH ग्रुप भी हो, वो भी सिंपल लिपिड हो सकते हैं। अभी हमने फैटी एसिड वाला पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का जो केमिकल फॉर्मूला है ये है इसका केमिकल नेम है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, तीनों में OH ग्रुप लगा हुआ है, यानी ग्लिसरॉल को जो हम कहते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये नीट 2021 में पूछा जा रखा था, एक ऑप्शन में पूछा जा रखा था कि ग्लिसरॉल का जो केमिकल नेम है वो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। और ये जो पहले हमने पढ़े पाल्मेटिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड, ये तो एवरी ईयर पूछा जाता है। इसके बाद हमने सिंपल एसिड्स देख लिए, सिंपल लिपिड्स हमने देख लिए, फैटी एसिड भी हो सकता है एंड ग्लिसरॉल भी हो सकता है। अब कई बार क्या होता है कि इन दोनों का मिक्सचर होता है। हम 10th क्लास में एक रिएक्शन पढ़ते थे एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में। एल्कोहल जिसमें OH ग्रुप होता है, मान लीजिए ROH, और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है RCOOH। कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH निकलता है एंड एल्कोहल में से हाइड्रोजन निकलता है और वाटर, इनमें से वाटर डिहाइड्रेट होकर निकल जाता है। इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और जो उसके बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल से बनता है उसे हम बोलते हैं एस्टर लिंकेज बन जाती है। ये हमने 10th क्लास में पढ़ ली है रिएक्शन, इसलिए आपको पता होगा। इसीलिए कुछ लिपिड्स क्या होते हैं? एल्कोहल प्लस फैटी एसिड का कॉम्बिनेशन होते हैं, और ये क्या होते हैं? एस्टेरिफाइड होते हैं। एस्टेरिफाइड मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको एस्टर लिंकेज दिखाई, हेयर फैटी एसिड आर एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। जो फैटी एसिड होते हैं वो ग्लिसरॉल के साथ एस्टेरिफाइड होते हैं, एस्टर बॉन्ड बनाया होता है। जैसे कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड मतलब एक ग्लिसरॉल होएगा एंड एक फैटी एसिड, देख लीजिए। और डाइग्लिसराइड में देखो पहले 1 ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड, एंड ट्राइग्लिसराइड में क्या होगा? 1 ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। जैसे कि इसमें 3 OH ग्रुप है ना, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, यानी ग्लिसरॉल में कितने OH ग्रुप हैं? 3। अगर एक OH के ग्रुप के साथ एक फैटी एसिड एस्टेरिफाइड हो तो उसको बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। अगर 2 के साथ एस्टेरिफाइड हो तो डाइग्लिसराइड। अगर तीनों OH के ग्रुप के साथ फैटी एसिड एस्टेरिफाइड हो तो उसे हम बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड हम उसको बोलेंगे। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल्स। लिपिड्स को हम क्या बोलते हैं? फैट्स भी बोलते हैं, ऑयल्स भी बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो ऑयल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है? लोअर मेल्टिंग पॉइंट। एग्जांपल जिंजली ऑयल। सम लिपिड्स, कुछ लिपिड्स के पास फॉस्फोरस भी होता है एंड या तो फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होता है कई लिपिड्स के बीच में। दीज आर फॉस्फोलिपिड। और उन लिपिड्स को हम क्या बोलते हैं? जिन लिपिड्स के बीच में फॉस्फोरस होता है उसे हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स। और ये कहाँ पे मिलते हैं? फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लेसिथिन होता है ना, वो क्या होता है? एक फॉस्फोलिपिड होता है और फाउंड कहाँ पे होता है? सेल मेम्ब्रेन में। ये बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में नहीं दे रखा है, लेकिन ये चैप्टर सेल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में ये चीज़ दे रखी है कि जो लेसिथिन होता है ये फाउंड, ये कहाँ पे मिलता है? हमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है। और ये क्या होता है? एक फॉस्फोलिपिड होता है। यहाँ पे अगर अब मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ ग्लिसरॉल, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि 3 कार्बन है, तीनों के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है। और यहाँ पे देखो ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड एस्टेरिफाइड है, तीनों के तीनों OH ग्रुप के साथ फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड एस्टेरिफाइड है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? ट्राइग्लिसराइड। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। यहाँ पे अभी हमने देखा पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन वाला कंपाउंड है, 16 कार्बन वाला कंपाउंड है। और अब हम देख रहे हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल हमने पढ़ा था लेसिथिन, और उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है। तो देखो फॉस्फोरस, ये देखो फॉस्फोरिक एसिड है, ये बीच में OH के साथ यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड एस्टेरिफाइड है, और इसका स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वही वाली बात है कि जो फॉस्फोलिपिड होता है फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल लेसिथिन। सम न्यूरल टिश्यूज हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। कुछ लिपिड्स का मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और वो कहाँ पे मिलते हैं? न्यूरल टिश्यूज के अंदर मिलते हैं। स्ट्रक्चर्स फ्रॉम NCERT। स्ट्रक्चर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं अभी NCERT से, इससे पहले। अगला जो टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड्स। अब न्यूक्लिक एसिड्स कैसे बनते हैं? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? पॉलीमर। न्यूक्लिक एसिड जैसे कि DNA एंड RNA। DNA RNA तो सबको पता होता है, पता तो है सबको कि DNA RNA न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। अब ये बनते किससे हैं? जो न्यूक्लिक एसिड है ये है पॉलीमर। क्या है ये? पॉलीमर। तो हर एक पॉलीमर का कुछ ना कुछ मोनोमर तो होता है, तो ये इसका क्या है? मोनोमर। न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है?
जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें एक होता है नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर, पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाली शुगर होती है, प्लस फॉस्फेट ग्रुप। जो नाइट्रोजन बेस होता है, अब नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड जो होता है मोनोमर होता है किसका? न्यूक्लिक एसिड का। नाइट्रोजन बेस है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है नाइट्रोजन बेसिस की। नाइट्रोजन बेसिस की भी 2 क्लासिफिकेशंस होती हैं, प्यूरिन्स होती हैं एंड पायरिमिडीन्स। ऐसे याद रखना, प्यूरिन्स ए एंड जी प्यूरिन्स होते हैं, एंड CUT इसको मैं कट बोलता हूँ, CUT से याद रख लेना, CUT साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन। और A एंड G क्या होते हैं? एडेनिन एंड गुआनिन। नाइट्रोजन बेसिस 2 टाइप के होते हैं, मैं रिपीट करता हूँ, नाइट्रोजन बेसिस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स एडेनिन एंड गुआनिन, एंड पायरिमिडीन्स होते हैं साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन। ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब मतलब क्लासिफिकेशन इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इसको याद करना बहुत जरूरी है कि पायरिमिडीन्स के अंदर कौन से आते हैं एंड प्यूरिन्स के अंदर कौन से आते हैं। अब देखो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। और एक बात याद रखना कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये एसिडिक नेचर होते हैं, क्योंकि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, ये आता है फॉस्फोरिक एसिड से। अब न्यूक्लियोसाइड को अब हम देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? बेसिक इन नेचर। न्यूक्लियोसाइड बनता किससे है? नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर, इससे बनता है नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोसाइड का एग्जांपल क्या है? एडेनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन एंड साइटिडीन। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दूं तो हमारा क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। रिपीट करूंगा मैं, न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ये बात आ गई समझ? तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो क्या होता है? बेसिक इन नेचर। न्यूक्लियोटाइड इफ फॉस्फेट, अगर न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? इफ फॉस्फेट ग्रुप एस्टेरिफाइड विद शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। अगर पेंटोज शुगर के साथ अगर एक फॉस्फेट ग्रुप भी एस्टेरिफाइड है तो उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। इसके एग्जांपल है एडेनिलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA एंड RNA कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओनली। वो ये कह रहा है कि जो न्यूक्लिक एसिड है ना, ये एक पॉलीमर है। न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA एंड RNA, ये क्या है? पॉलीमर है, लॉन्ग चेन है, और इनका जो इंडिविजुअल यूनिट है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है वो हमने अभी पहले देख लिया है, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। इनके डिटेल स्ट्रक्चर को हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी तक के लिए बस इस क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ देना। अगला जो टॉपिक है मेटाबोलाइट्स। अब मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? मेटाबोलाइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल मतलब इसमें से तो क्वेश्चन आना ही आना है। मेटाबोलाइट्स एक होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और एक होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स कुछ केमिकल्स होते हैं। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका हमें फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर पता होता है। जिन केमिकल्स का फंक्शन हमें पता होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और कुछ केमिकल्स होते हैं कि जो प्लांट्स या तो ह्यूमंस या तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करते हैं केमिकल्स, और उनका फंक्शन हमको नहीं पता होता है, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी वाले उनका मतलब इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, और उनका हमको फंक्शन भी वेल नोन होता है, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फंक्शन हमें नॉट नोन। तो देखिए पढ़ते हैं, बायोमोलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो वाले बायोमोलिक्यूल जो कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इन सबका हमें फंक्शन पता है हमारी बॉडी के अंदर, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इनके क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शंस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। और ये क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन में रोल प्ले करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स, फंगस एंड माइक्रोब्स, मैनी कंपाउंड्स अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर प्रेजेंट। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो सब में होंगे ही होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अब उसके अलावा प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। उनका रोल एंड फंक्शंस ऑफ ऑल नॉट नोन येट। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो फंक्शन होता है वो हमें नहीं पता होता है, बट जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं यूजफुल फॉर द ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कुछ इकोलॉजिकल फंक्शन होता है, इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे रबड़, ये भी ट्रीज वगैरह से रबड़ वगैरह निकलता है ना, तो वही चीज़ है रबड़। ड्रग्स हमें प्लांट से मिलते हैं, अब हमें उनका फंक्शन नहीं पता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें वो प्लांट्स के लिए उसके लिए क्या, उस ड्रग्स की प्लांट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है वो हमें नहीं पता अभी तक। फॉर एग्जांपल स्पाइसेस या फिर सेंट्स मतलब परफ्यूम्स टाइप। तो सारे क्या थे? ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एक टेबल दे रखा है, तो इससे तो हर साल नीट में क्वेश्चन आ ही रहे हैं हर साल। एल्कलॉइड्स, सबसे पहला एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की एल्कलॉइड्स के आगे दे रखा है कि मॉर्फिन एंड कोडीन। टॉक्सिन्स, इसको ऐसे याद रखना है, एल्कलॉइड्स MC, मॉर्फिन, कोडीन, टॉक्सिन्स AR,
एब्रिन रिक्सिन। लैक्टिन्स को तुरंत याद कर लेना कि कॉनकैनावेलिन ए क्या होता है, लैक्टिन्स होता है। ये तो बहुत बार 21 में भी पूछा गया था, 19 में भी पूछा जा रखा है। लैक्टिन्स, लैक्टिन्स का एग्जांपल क्या है, कॉनकैनावेलिन ए। और ड्रग्स, ड्रग्स वी सी, विनब्लास्टिन, करक्यूमिन। ये सब जो मैंने चारों के चारों लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जो टेबल में दे रखा है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसलिए टेबल, ये तो जो टेबल में एक एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो आपको याद तो करनी है अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। स्कूल के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू एबी एजुकेशन। ये लेक्चर नंबर 3 है बायोमोलिक्यूल्स का। लेक्चर नंबर 2 तक हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमने कवर कर चुके थे, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में। इस वाले टॉपिक को समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 देखा होना बिल्कुल कंपलसरी है। अगर ये लेक्चर नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो आपको ये वाला लेक्चर समझ नहीं आएगा। जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है उसको मैं एक बार ब्रीफ में इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। हम लिविंग टिश्यू को लेते हैं और उसको ग्राइंड कर देते हैं, किसमें, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में हम लिविंग टिश्यू को ग्राइंड कर देते हैं, और हमें फिर उसके बाद एक स्लरी मिलती है। एंड उस स्लरी को हम क्या करते हैं, चीज़ क्लोथ से फिल्टर करते हैं। हम क्या, सबसे पहले रिपीट करता हूँ मैं, लिविंग टिश्यू को हम ग्राइंड कर देंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में, हमको एक स्लरी मिलेगी, और उस स्लरी को हम चीज़ क्लोथ से फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करने के बाद दो फ्रैक्शन हमें मिलेंगे, एक होगा एसिड सॉल्युबल पूल और एक होगा एसिड इनसॉल्युबल पूल। एसिड सॉल्युबल पूल को हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, और एसिड इनसॉल्युबल पूल को हम बोलते हैं रिटेंटेट। जो फिल्ट्रेट होता है ना, ये फिल्टर हो जाता है, ये क्लोथ से नीचे आ जाता है फिल्टर होकर, और उसमें जो फिल्टर होता है ना, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिल्टर होकर नीचे आ जाता है। उसे बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, लाइक अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजन बेसिस, लिपिड्स। एंड जो एसिड इनसॉल्युबल पूल होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं रिटेंटेट, और उसमें मेजरली जो रहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जिनका वेट क्या रहता है, मोर देन 1000 डाल्टन होता है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल है प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स। जो लिपिड्स होते हैं ना, ये एक्सेप्शन है, जो लिपिड्स होते ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बट स्टिल ये कहाँ मिलते हैं हमें, कहाँ पे, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। आप देख रहे होंगे कि लिपिड्स यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो लिपिड्स होते तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हमें मिलते कहाँ पे, एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलते हैं हमें। वो क्लोथ, जब हम फिल्टर करते हैं ना स्लरी को, तो वो क्लोथ के ऊपर मिलते हैं हमेशा ही, वो नीचे नहीं मिलते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं मिलते हैं, वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ मिलते हैं। इसी का हम रीज़न आगे जानेंगे। इसके बाद मैं अब बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स वाला टॉपिक समझाऊंगा। अभी तक मैंने पुरानी रिवीजन कराई थी जो लेक्चर नंबर 1 में करवाई थी मैंने। तो देखिए, केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यूज हमने देखा था, एसिड सॉल्युबल पूल जिसको हम फिल्ट्रेट भी बोलते हैं, उसमें मेजरली क्या थे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे। और माइक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, तो उनका जो मॉलिक्यूलर वेट था ना वो होता है 18 से लेकर 800 डाल्टन तक, यानी कि 1000 डाल्टन से हमेशा उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कमी होएगा, और उनको बोलते हैं हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जो एसिड सॉल्युबल पूल होता है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को, रफली रिप्रेजेंट साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एसिड सॉल्युबल पूल किसको रिप्रेजेंट करता है, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को ही रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो साइटोप्लाज्म सेल, हमने क्या किया था, टिश्यू को ग्राइंड किया था ना, तो जो सेल के ग्राइंड होने से जो एसिड सॉल्युबल पूल बना था वो क्या आ जाता है, मेजरली वो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, जो भी साइटोप्लाज्म का जो कंपोजिशन था वो सारा किस में आ गया, एसिड सॉल्युबल पूल में। अब एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्या आया, जो कि साइटोप्लाज्म में मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे, मैक्रो मॉलिक्यूल जो साइटोप्लाज्म में थे वो किस में आए, एसिड इनसॉल्युबल पूल में, वो चीज़ क्लोथ के ऊपर ही रह गए, रिटेंटेड में रह गए। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 डाल्टन है, वो हमें कहाँ पे मिले, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। इसमें एक एक्सेप्शन है, जो लिपिड्स होते हैं ना, जो इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है लेस देन 1000 डाल्टन, मतलब वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट स्टिल वो कहाँ पे हमको मिलते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल, यानी कि रिटेंटेड में हमको मिलते हैं वो। ये एक्सेप्शन है, इसका मैं पूरा आगे रीजन दूंगा अभी। अब जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में और क्या क्या हमें मिला था, 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो प्रोटीन्स है, ये सब पॉलीमर्स है। प्रोटीन्स पॉलीमर है अमीनो एसिड्स का, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, पॉलीसैकेराइड्स है पॉलीमर किसका है, मोनोसैकेराइड्स का, और लिपिड्स माइक्रो मॉलिक्यूल है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लिपिड एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, एक स्ट्रिक्टली एक क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल है, बट स्टिल कहाँ पे मिलता है हमको, एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलता है। रीजन मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। मॉलिक्यूल्स इन इनसॉल्युबल फ्रैक्शन आर पॉलीमेरिक। अभी तक हमने जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे क्या है, पॉलीमेरिक है। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स सब पॉलीमेरिक है। पॉलीमेरिक मतलब पॉलीमर है। इसका एक एक्सेप्शन भी है, लिपिड्स, वही वाली बात फिर दोबारा कि जो लिपिड्स है वो पॉलीमर नहीं है, लेकिन फिर भी कहाँ मिला, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स इन इनसॉल्युबल फ्रैक्शन आर पॉलीमेरिक पढ़ा चुका हूं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलीज बिकम्स, जो साइटोप्लाज्म से जो साइटोप्लाज्म था, जो साइटोप्लाज्म का जो मेजर कंपोजिशन था वो तो एसिड सॉल्युबल पूल में आ गया, लेकिन जो साइटोप्लाज्म में जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे और जो सेल ऑर्गेनेलीज थी, याद रखना इस बात को, ये वाली लाइन यहाँ पे थी एसिड सॉल्युबल पूल में, और ये वाली लाइन एसिड इनसॉल्युबल पूल में। इस लाइन और इस लाइन में क्या फर्क है, समझने वाली बात है। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म का जो मेजर हिस्सा था ना वो तो चला गया एसिड इनसॉल्युबल पूल में। अब मैंने कहा कि मेजर हिस्सा गया, लेकिन कुछ हिस्सा नहीं गया, और वो कौन सा हिस्सा है कि जो साइटोप्लाज्म में मैक्रो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलीज बिकम एसिड इनसॉल्युबल पूल। ये बात समझ आ गई। हेंस मैक्रो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन, एसिड इनसॉल्युबल पूल या रिटेंटेड को क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स क्या होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स, यानी कि क्या होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड आर। अब लेकिन फिर भी हमें देखते हैं कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्यों मिलता है लिपिड्स। ये अकेले लिपिड्स हमेशा कभी भी ना अकेले प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए नॉट प्रेजेंट एज सच एंड ऑल्सो अरेंज इनटू सेल मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज होते हैं एंड अदर मेम्ब्रेन के साथ हमेशा अटैच होते हैं। और जब हम इसको ग्राइंड करते हैं, व्हेन वी ग्राइंड टिश्यू, और जब हम सेल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देते हैं और जब ग्राइंड करते हैं
लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता, ये क्या होता है, लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स बट स्टिल फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। सेल मेम्ब्रेन्स एंड अदर मेम्ब्रेन्स, जो अभी मैंने बताया कि जो लिपिड्स होते हैं ये कभी हमेशा कभी भी अकेले प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो लिपिड्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं और अदर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। जब हम लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो जो ये इनके क्या होते हैं, ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, ब्रोकन ये छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं लिपिड्स एंड फॉर्म्स वेसिकल फॉर्म कर लेते हैं, और जो वो वेसिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और क्या हो जाते हैं, एंड गेट सेपरेटेड एज इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। दोबारा से रिपीट करता हूं मैं, लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन के साथ अरेंज मिलते हैं एंड अदर मेम्ब्रेन के साथ अरेंज मिलते हैं। जब हम इसको ग्राइंड करते हैं तो ये स्मॉलर पीसेस में ब्रोक हो जाते हैं और उन स्मॉलर पीसेस को हम क्या बोलते हैं, वेसिकल्स, और वो वेसिकल्स क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं एंड गेट सेपरेटेड एज एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। उम्मीद है आपको लिपिड्स समझ आ गया होगा, लिपिड्स के बारे में, और अगर इसमें डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर मैं इसको दोबारा से बता दूंगा। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स पॉलीमर होता है, प्रोटीन्स क्या होता है, पॉलीमर होता है और इसका मोनोमर होता है अमीनो एसिड्स। जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो किसके साथ, इंडिविजुअल जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। अब जो प्रोटीन होते हैं वो किसके बने, किससे होते हैं, अमीनो एसिड से। एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, तीन अमीनो एसिड एंड ऐसे बहुत सारी पूरी लंबी चेन होती है। इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। और क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन्स बना लेते हैं, इसीलिए पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं अमीनो एसिड, इसीलिए प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। और लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर, एज प्रोटीन्स को हेट्रोपॉलीमर क्यों बोलते हैं। अब जब पॉलीमर वाला चैप्टर पढ़ते हैं हम 12th क्लास में, उसमें दो टाइप के पॉलीमर होते हैं हेट्रोपॉलीमर और एक होते हैं होमोपॉलीमर्स, जिसके रिपीटिंग यूनिट अलग अलग होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर, मतलब अलग अलग। अब आप सोचोगे कि भाई एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, सारे तो अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाते हैं, एक ही अमीनो एसिड प्रोटीन को रिपीट होकर नहीं बनाते हैं, अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन को बनाते हैं, और इसीलिए प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोपॉलीमर होता है। अमीनो एसिड्स दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स और एक होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं ना, एसेंशियल मतलब जो जरूरी है। अब जरूरी क्या चीज़ है, जरूरी इसलिए क्योंकि हमें वो अपनी डाइट में इंटेक करने पड़ते हैं, हमको वो खाने पड़ते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से लेने पड़ते हैं अंदर सप्लीमेंट्स। एंड जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के अंदर खुद ही बन जाते हैं, इसलिए वो नॉन एसेंशियल होते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर खुद ही बन जाते हैं, इसलिए हमको इनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल। ये बात आपको समझ आ गई होगी। एसेंशियल अमीनो एसिड्स 12th क्लास में हम इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये ना जाने कितनी बार एग्जाम में नीट में पूछा जा रखा है। एक होता है रुबिस्को। रुबिस्को क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। पूरे बायोस्फीयर में जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है वो क्या है, रुबिस्को। और कोलेजन क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। अब हम इसको याद कैसे करना है, जो कोलेजन होता है ना, कोलेजन हम एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, तो इसीलिए याद रखना कि ये किस में मोस्ट अबंडेंट है, एनिमल वर्ल्ड में। और रुबिस्को तो हम ये हम पढ़ते हैं 13th चैप्टर में, प्लांट फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, उस वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं। जो रुबिस्को होता है वो क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल वर्ल्ड, और जो रुबिस्को होता है वो क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट इन होल बायोस्फीयर। रुबिस्को का ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट्स नीट में तो आएगा ही आएगा इससे क्वेश्चन। एंड इसकी जो फुल फॉर्म है रुबिस्को, इसका नाम कैसे पड़ा, रिबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। इसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम इसको 13th चैप्टर में, जो कि फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, हम इस शब्द को बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। अब हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लिया। एनसीईआरटी में जो इसका अगला टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है पॉलीसैकेराइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, और उसके बाद हमको दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के साथ ही मैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपको पढ़ा देता हूँ, और जो पॉलीसैकेराइड वाला टॉपिक है, न्यूक्लिक एसिड वाला, इसके बाद पढ़ाऊंगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स के 4 स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। हम चारों स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना, लीनियर स्ट्रक्चर, पहले ये देख लेते हैं। प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड। स्ट्रिंग्स मतलब चेन की तरह जुड़ी हुई होती हैं, एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। और बायोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब कितने लेवल किए, 4 लेवल। प्रोटीन के स्ट्रक्चर के 4 लेवल बायोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब किए। प्राइमरी स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब फर्स्ट जो लेफ्ट वाला एंड होगा ना, उसका जो फर्स्ट अमीनो एसिड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट अमीनो एसिड, और उसको हम क्या बोलते हैं, एंड टर्मिनल। और उस चेन का जो राइट वाला एंड होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर का जो राइट एंड होगा उसको बोलते हैं सी टर्मिनल और लास्ट अमीनो एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लेफ्ट एंड का जो टर्मिनल है उसको एंड टर्मिनल बोलते हैं, और जो राइट साइड का जो टर्मिनल है उसको बोलते हैं सी टर्मिनल और लास्ट अमीनो एसिड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट फर्स्ट अमीनो एसिड, एंड टर्मिनल अमीनो एसिड, राइट एंड रिप्रेजेंट लास्ट अमीनो एसिड, सी टर्मिनल अमीनो एसिड। प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चलता है, दिस टेल्स अस अबाउट पोजीशन इन्फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड इन, हमें पोजीशन पता चलती है इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स की। जैसे कि हम इसमें देख के बता सकते हैं कि इसमें ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, तो ऐसे पूरी की पूरी क्या है, लीनियर चेन है। तो हमें पोजीशन इन्फॉर्मेशन किससे पता चलती है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस टेल्स अस अबाउट द पोजीशन इन्फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है, और जो इसमें इंट्रैक्शंस होती हैं वो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के साथ लिंक्ड होता है, मतलब इसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड की स्टेबलाइजेशन होती है। प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट। जो पूरा प्रोटीन होता है ना वो कभी भी पूरा प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं होता है, वो फोल्डेड होता है। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ लीनियर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो ये कह रहा है कि जो प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एक्सटेंडेड रॉड। वो कहता है लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता पूरा, जो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन मिलता है उसमें कुछ फोल्डिंग्स होती हैं। तो फोल्डिंग्स, थ्रेड इज फोल्डेड इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स के फॉर्म में, हेलिक्स के फॉर्म में फोल्डेड होता है। रिवॉल्विंग स्टेयर केस, जैसे स्टेयर्स होती है ना, रिवॉल्व होती हैं, रिवॉल्विंग स्टेयर्स ऊपर 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 ऐसे से। सेकेंडरी स्ट्रक्चर
तो अब हम पढ़ेंगे कि फोल्डिंग्स कैसे कैसे होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। सम पोर्शन ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है, कुछ पोर्शन प्रोटीन का क्या होता है, लीनियर थ्रेड आर अरेंज इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स सेम एज रिवॉल्विंग स्टेयरकेस। इन प्रोटीन्स ओनली, प्रोटीन्स में क्या होता है, ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस, राइट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व्ड। सम, इसको रिपीट कर देता हूं मैं, सम पोर्शन ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है, लीनियर थ्रेड होता है, कुछ क्या होता है, लीनियर थ्रेड होता है। आर, जो लीनियर थ्रेड होता है वो किसके फॉर्म में अरेंज होता है, हेलिक्स के फॉर्म में, सेम एज रिवॉल्विंग स्टेयरकेस। जैसे स्टेयर्स होती हैं, रिवॉल्विंग स्टेयर्स होती हैं। इन प्रोटीन्स ओनली, प्रोटीन्स में क्या होता है, ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व्ड। प्रोटीन्स में सिर्फ और सिर्फ राइट हैंडेड हेलिसेस ऑब्जर्व होते हैं। तो इन प्रोटीन्स, ये दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व्ड। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर फाइब्रस अपीयरेंस का होता है, वाटर इंसॉल्युबल होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो इंट्रैक्शंस होती हैं वो होती हैं पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टू फॉर्म्स होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के, एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लेटेड। पॉलीपेप्टाइड चेन्स अरेंज इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स। जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है ना, वो किसके फॉर्म में अरेंज होती है, हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज होती है। आप देख सकते हैं हेलिक्स, ये रिवॉल्व कर रहा है ना, स्टेयर केस, रिवॉल्विंग स्टेयर केस। इसमें देखो ये एक अमीनो एसिड की चेन है, ये अमीनो एसिड की चेन है, तो यानी कि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे होगा, जो ये चेन है ना, ये वाली चेन और ये वाली चेन बॉन्डेड होंगी किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें कौन सी होगी, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मतलब चेन के अपने चेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और अल्फा हेलिक्स में ऐसा देखने को मिलता है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स अरेंज इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स, जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज होती है, वो हमने देख लिया यहाँ पे। और सिर्फ राइट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व्ड, मोस्ट कॉमन इन प्रोटीन। जो राइट हैंडेड फैशन, जो राइट हैंडेड हेलिसेस होते हैं ना, वही मोस्ट कॉमन होती है। अल्फा हेलिक्स के जो एग्जाम्पल है वो अल्फा कैरोटीन एंड मायोसिन। एंड इसमें जो अल्फा हेलिक्स में इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होती है। बीटा प्लेटेड में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स अरेंज इन फॉर्म ऑफ पैरेलल शीट्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लो कि ये शीट्स हैं, ये एक चेन और ये दूसरी चेन। अब एक चेन के अंदर पॉलीपेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड तो होंगे ही होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से स्टेबलाइजेशन तो है ही है, प्लस इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना वो इंटर चेन होती है। इंटर मतलब कि दो अलग अलग चेन, इंट्रा मतलब एक ही चेन के बीच में, जो जैसे कि हम देखते थे अल्फा हेलिक्स के केस में। इसमें कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटर चेन। इस वाली चेन और इस वाली चेन एक दूसरे से अट्रैक्टेड होंगी, और वो किस और कौन सी फोर्स की वजह से अट्रैक्टिव होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो इसका ध्यान रखना। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर। अब फोल्डिंग्स टर्शरी स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि फोल्डिंग्स और भी ज़्यादा हो जाती हैं। लाइक हमने वूल का बॉल देखा है, वूलन बॉल, तो जैसे कि उसमें फोल्डिंग्स होती है ना, तो उसी टाइप की फोल्डिंग होकर एक वुलन बॉल बना लेते हैं। लॉन्ग प्रोटीन चेन्स फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, इतना फोल्ड हो जाता है कि लाइक अ हॉलो वुलन बॉल। हॉलो वुलन बॉल उससे हम क्या बोलेंगे, वो टर्शरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ना, वो हमको क्या देता है, 3D व्यू ऑफ प्रोटीन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 3D व्यू ऑफ प्रोटीन कौन देता है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमें क्या देता है, 3D व्यू ऑफ प्रोटीन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और लाइन थी हमने पढ़ी थी प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी पढ़ी थी, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर टेल अस अबाउट पोजिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। वैसे ही वो वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में पढ़ी थी। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो हमको किस बारे में बताता है, कि पोजीशन इन्फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। सिमिलरली जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो हमको किस बारे में बताता है, टर्शरी स्ट्रक्चर्स गिव अस 3D व्यू ऑफ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नेसेसरीली फॉर मैनी बायोलॉजिकल, जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। अगर मान लीजिए अब आपने पढ़ा होगा डीनेचुरेशन होती है प्रोटीन की। अगर हम क्या करते हैं, प्रोटीन को अगर हीट कर देते हैं, तो प्रोटीन हीट करने की वजह से क्या हो जाता है कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ना प्रोटीन का, वो ब्रेक हो जाता है, और वो किसमें, वो द्वारा से क्या बन जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसलिए जो टर्शरी स्ट्रक्चर यानी हीट करने पे लूज हो जाएगा, और उस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। प्रोटीन को अगर हम हीट करेंगे तो टर्शरी स्ट्रक्चर लॉस्ट हो जाता है, और टर्शरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाता है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर की वजह से बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भी बंद हो जाती है। फॉर एग्जांपल इसका मैं कैसे समझाऊंगा, इसका एग्जांपल है जैसे कि एंजाइम्स क्या होते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर। जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स होते हैं ना, वो टर्शरी स्ट्रक्चर, एंजाइम्स में जो प्रोटीन होते हैं ना, वो उनमें होता है टर्शरी स्ट्रक्चर। अगर हम हीट करते हैं ना तो एंजाइम डिग्रेड हो जाते हैं, एंजाइम टूट जाते हैं, क्योंकि हीट करने से जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है। टूटता क्यों है, डीनेचुरेशन हो जाती है प्रोटीन की। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसीलिए एंजाइम्स का फंक्शन बंद हो जाता है। तो वैसे ही ये बता रहा है कि अगर टर्शरी स्ट्रक्चर अगर नहीं रहा तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी नहीं रहेगी। टर्शरी स्ट्रक्चर की वजह से ही बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, और ये मैंने आपको एंजाइम्स के हेल्प की मदद से समझा दिया है। अब एक प्रोटीन होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। अच्छा, जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है ग्लोबुलर एंड वाटर सॉल्युबल होता है। अब देखो ये यहाँ पे हेल्प, इस डायग्राम की हेल्प से भी समझा रखा है कि टर्शरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, हॉलो वुलन बॉल की तरह होता है। इसमें इंट्रैक्शंस कौन कौन सी होती है, प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड तो होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस। ये बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केमिस्ट्री में हम 12th क्लास में बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, ये वाला पार्ट वहाँ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सम प्रोटीन्स आर, अब देखो एक बॉल है, मान लो ऐसे कि ऐसे ऐसे 3-4 बॉल्स आ जाएं, एक बॉल 2 बॉल 3 बॉल्स, और वो पूरे एक लेयर बना दे, एक लेयर के ऊपर एक लेयर, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सम प्रोटीन्स एन असेंबली ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड की असेंबली हो जाती है, और सब यूनिट्स।
द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट अरेंज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन कॉल्ड प्रोटीन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसका एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, आपको इससे समझ आ जाएगा। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है ना ऑफ लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर, मान लीजिए कि ये एक स्फीयर है, इसकी मैं पूरी स्ट्रिंग बना दूं, ये तो थ्री डी स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, लेकिन अगर इसी की पूरी चेन बना दूं ऐसी 3D की तो वो क्या हो जाएगा, उसको बोलूँगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। स्फीयर अरेंज अपॉन ईच अदर इन फॉर्म ऑफ क्यूब और प्लेट। मान लीजिए कि इसकी मैं एक लेयर बना दूं और इधर से भी ऐसे पूरा रेक्टेंगल बना दूं और एक पूरा रेक्टेंगल के जैसा बना दूं और उसके ऊपर एक और लेयर रख दूं, उसके ऊपर एक और लेयर रख दूं, तो हमारा क्या बन जाएगा, पूरा क्यूब बन जाएगा। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और जो इंडिविजुअल है इसको बोलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। ये ऐसा ही हमको हीमोग्लोबिन, अडल्ट में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स होते हैं, याद रखना। 4 सब यूनिट्स का हीमोग्लोबिन बना होता है, 2 अल्फा सब यूनिट होते हैं एंड 2 बीटा सब यूनिट होते हैं। 4 सब यूनिट एंड 2 ऑफ देम आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। 4 में से 2 आइडेंटिकल होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि देखो 2 तो अल्फा हैं और 2 बीटा हैं, तो ये 2 आइडेंटिकल है और ये 2 आइडेंटिकल है। ये बात आगे समझ। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इतना ही है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। अब मैं पढ़ाता हूँ पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स ये जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ना, ये होमो पॉलीसैकेराइड्स, होमो मतलब कि एक ही टाइप के मोनोमर से बने होते हैं। जो सेलुलोज होता है ना, ये पॉलीसैकेराइड, ये एक पॉलीमर है। और ये इसका जो मोनोमर होता है ये कौन सा है, बीटा डी ग्लूकोज। याद रख लेना, ये बीटा डी क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज। ये अभी बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि जो सेलुलोज है वो बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है। ये हम इसके डिटेल में पढ़ते हैं 12th क्लास की बायोमोलिक्यूल्स में। सेलुलोज जो सेलुलोज का जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज। स्टार्च का मोनोमर अल्फा ग्लूकोज। ग्लाइकोजन का मोनोमर अल्फा ग्लूकोज। इनुलिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2020 में क्वेश्चन आ रखा है इस पे, इनुलिन का जो होता है ना मोनोमर वो होता है बीटा फ्रक्टोज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आया हुआ था, इसका क्वेश्चन जरूर चेक करेंगे हम। इस सीरीज़ के बाद एक बार जब ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं MTG के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी लेकर आऊँगा। अब इसके बाद है काइटिन। ये सब पॉलीसैकेराइड है। काइटिन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, जो काइटिन से बने होते हैं। काइटिन जो कि कॉकरोचेज में जो उसका एक्सोस्केलेटन होता है ना, वो काइटिन का बना होता है। और काइटिन कहाँ पे होता है, फंजाई की जो सेल वॉल में काइटिन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजन का सब यूनिट क्या होता है, हमने पहले ऊपर देख चुके हैं कि अल्फा मेड ऑफ अल्फा ग्लूकोज से बना होता है। स्टार्च भी अल्फा ग्लूकोज से ही बना होता है। और सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है, ये बात याद रखना। ग्लाइकोजन मेड ऑफ अल्फा ग्लूकोज यूनिट स्टोर्ड, जो ग्लाइकोजन हमारे, इसको एनिमल स्टार्च भी हम बोलते हैं इसको। और ये कहाँ पे स्टोर होता है हमारी बॉडी में, लीवर एंड मसल्स, कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च ग्लाइकोजन। मोर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर देन स्टार्च से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे। ये इस पॉइंट को पढ़ने की जरूरत नहीं, केमिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखो स्टार्च 2 पार्ट से बना होता है। एक होता है अमाइलोज हेलिकल होता है और अनब्रांच्ड होता है, इसमें ब्रांचेस नहीं होती है, लीनियर होता है जो अमाइलोज पार्ट होता है। और जो अमाइलोपैक्टिन पार्ट होता है वो होता है ब्रांच्ड। ठीक है, तो जो स्टार्च होता है वो किसका बना होता है, अल्फा ग्लूकोज। ग्लाइकोजन भी अल्फा ग्लूकोज का बना होता है, स्टार्च भी अल्फा ग्लूकोज का ही बना होता है। लेकिन जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर होता है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और भी ज़्यादा ब्रांच्ड होता है स्टार्च के कंपैरेटिवली। मोर हेलिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, और बहुत ज़्यादा हेलिकल होता है। स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। अपने हेलिकल स्ट्रक्चर में ये आयोडीन के मॉलिक्यूल को होल्ड करके रख सकता है। इट कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल पोर्शन में आयोडीन के मॉलिक्यूल को होल्ड करके रख सकता है। स्टार्च आयोडीन का जो कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या बनाता है, ब्लू इन कलर। तो यही जो स्टार्च होता है ना, आयोडीन की प्रेजेंस में ब्लू कलर दे देता है, इसीलिए, क्योंकि अपने हेलिकल स्ट्रक्चर में ये आयोडीन को होल्ड करके रख सकता है और इसीलिए वो क्या होता है, ब्लू इन कलर। अब हम पढ़ेंगे सेलुलोज किसका मोनोमर होता है, सेलुलोज का मोनोमर क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। और बीटा डी ग्लूकोज मिलाकर क्या बनाते हैं, सेलुलोज। ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है अर्थ में। सेलुलोज डोंट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड कांट होल्ड आयोडीन। जो सेलुलोज होता है वो आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता है। प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। जो पेपर जो हम बनाते हैं ना, पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प इज सेलुलोज, वो भी सेलुलोज होता है। जो कॉटन फाइबर होता है वो भी क्या होता है, सेलुलोज। ये एनसीईआरटी एग्जांपल है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। काइटिन को आप देखते हैं, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। जो कॉकरोचेस वगैरह का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होता है, दीज आर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। ये क्या होता है, इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, वो होता है ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। इसमें हम पढ़ते हैं NAG एंड NAM, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इसमें काइटिन, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड्स का वो काइटिन का बना होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बस इस पॉइंट इसमें। हेलो गाइस, वेलकम टू एबी एजुकेशन। तो जो आज हम टॉपिक्स जो कवर करेंगे वो होगा न्यूक्लिक एसिड, जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 149 में है। नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग ऑफ मोनोमर्स इन पॉलीमर्स, जो कि पेज नंबर 151 एंड 152 में है। इसमें किस में हम देखेंगे, प्रोटीन्स में हम बॉन्डिंग देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड में बॉन्डिंग देखेंगे एंड पॉलीसैकेराइड्स में बॉन्डिंग देखेंगे। इन तीनों को हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लेंगे।
सारा का सारा, और आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूट्यूब में। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक भी जरूर कर देना वीडियो अगर पसंद आए तो। एजुकेशन, लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 3 में हमने पॉलीसेक्राइड तक कवर कर लिया था एंड हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन तक पढ़ लिया था, और हमारा एक टॉपिक रह गया था न्यूक्लिक एसिड। तो हम न्यूक्लिक एसिड इस वीडियो में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ न्यूक्लिक एसिड के बारे में, वो भी अपने हैंड रिटन नोट्स की मदद से। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? पॉलीमर होता है। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? पॉलीमर। प्रेजेंट इन एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन, ये हमने पढ़ा था कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन में प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड। ये एक पॉलीमर होता है। इस पॉलीमर का जो मोनोमर होता है वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड अब किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है एक तो नाइट्रोजन बेस से, प्लस पेंटोज शुगर से, प्लस फॉस्फोरिक एसिड से। नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन बेस की क्या होती है? एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है या फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। नाइट्रोजन बेस क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। पेंटोज शुगर दो टाइप की होती है, राइबोज भी हो सकती है एंड डीऑक्सी राइबोज भी हो सकती है। अगर डीएनए होएगा तो उसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी, और अगर आरएनए होगा तो उसमें राइबोज शुगर होगी। पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाली शुगर। एंड फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप, तो ये क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड तीनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। एक होते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर ये बनाते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो यानी हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है? नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर, इसको मैं कलेक्टिवली न्यूक्लियोसाइड बोल सकता हूँ, प्लस फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। ये बात मैंने आपको बता दिया। अगर राइबोज होगा तो आरएनए बनेगा। न्यूक्लिक एसिड कौन सा बनेगा? आरएनए। एंड अगर डीऑक्सीराइबोज होगा तो डीएनए बनेगा। नाइट्रोजन बेस की क्लासिफिकेशन है। नाइट्रोजन बेस दो टाइप के हो सकते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्यूरिन्स, नाइट्रोजन बेस दो टाइप्स के हो सकते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन्स। प्यूरिन्स के अंदर आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, ए एंड जी। एंड पायरामिडीन्स के अंदर आते हैं साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन। डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसमें जो शुगर होती है डीऑक्सी राइबो शुगर होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। एंड आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो अगला टॉपिक है वो है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन पॉलीमर्स। नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग हम पढ़ेंगे, किस किस में पढ़ेंगे हम? सबसे पहले प्रोटीन्स में पढ़ेंगे, पॉलीसेक्राइड्स के भी पढ़ेंगे, एंड न्यूक्लिक एसिड्स में भी, मतलब बॉन्ड कौन कौन से बनते हैं, हम ये चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटीन में। प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। ये क्यों बोलते हैं पढ़ेंगे। प्रोटीन क्या होता है? पॉलीमर होता है और जिसकी मोनोमर्स होते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता है कि एक ही कार्बन के ऊपर NH2 ग्रुप भी होता है, जिसको बोलते हैं अमीनो ग्रुप। ये बेसिक ग्रुप होता है, ये होता है बेसिक ग्रुप, ये बेसिक ग्रुप होता है। और ये होता है एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एंड एक R ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होते हैं सेम ही कार्बन के ऊपर। तो एक अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड 1 है ये वाला, एंड ये अमीनो एसिड 2 है। ये दोनों जुड़े होते हैं पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू। ये किसके लिंकेज के थ्रू जुड़े होते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। अभी पेप्टाइड लिंकेज बनती कैसे है? एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड यानी COOH ग्रुप है, उसमें से OH जाएगा, एंड दूसरे ग्रुप का अमीनो ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड। ये अदर अमीनो एसिड है, इसका अमीनो ग्रुप, और पहले वाले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ऐसा NCERT में लिखा हुआ है कि अमीनो ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड लिंक्स विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द अनदर अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दूसरे अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप। तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पेप्टाइड लिंकेज भी बनाते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये CONH ये बन जाता है। इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, या फिर पेप्टाइड बॉन्ड भी हम बोलते हैं, या तो एमाइड लिंकेज। इसी तरीके से जो ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये तीसरे वाले अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप के साथ लिंक करके, तो ऐसे ही पूरी चेन बन जाती है। तो इसीलिए प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं प्रोटीन को। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्रोटीन में बस इतना ही दे रखा है। अब मैं आपको NCERT की रीडिंग करवा देता हूँ इसमें से प्रोटीन के बाद। नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग इन पॉलीमर्स, प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स। अमीनो एसिड आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अभी हमने देख लिया पेप्टाइड बॉन्ड के साथ कैसे लिंक्ड होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड के साथ एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, इसीलिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड। अभी मैंने आपको दिखाया था कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड रिएक्ट विद अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड। तो ये हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। तो ये इसको मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? अमीनो ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड। तो आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अभी भी डाउट होगा तो फिर एक बार रिपीट करके देख लेना वीडियो को। अब हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स में कौन सी बॉन्डिंग होती है? इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड्स आर, जो पॉलीसेक्राइड किससे बनते हैं? मोनोसेक्राइड्स की बॉन्डिंग से। बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो किससे लिंक होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन मतलब वाटर के रिमूवल से बनते हैं। क्या चीज़? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी कि मोनोसेक्राइड्स इससे जुड़े होते हैं एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, एंड पूरी चेन बना लेते हैं और बना लेते हैं पॉलीसेक्राइड। इसको ये जो स्ट्रक्चर है ये माल्टोज का स्ट्रक्चर है। माल्टोज होता है डाइसेक्राइड। माल्टोज क्या होता है? डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड यानी कि 2 मोनोसेक्राइड से बना हुआ है। अब देखो माल्टोज जो बनता है ना, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। इसका डिटेल हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स 12th की। ये 12th की केमिस्ट्री के ही नोट्स हैं, उसमें से मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज ये भी एक मोनोसेक्राइड है। अब अल्फा और बीटा, एक होता है अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज, उस चीज़ की अभी यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये हम 12th में ही पढ़ेंगे डिटेल में। अभी आप इतना समझिए बस कि ये एक मोनोसेक्राइड 2 मोनोसेक्राइड।
यहाँ पे H होता है और एक इसमें होता है OH। क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज ऊपर H और नीचे होता है OH। सिमिलरली एक H ऊपर होता है, एक OH यहाँ पे होता है। यहाँ से एक OH ग्रुप हाइड्रोक्सल ग्रुप एक यहाँ का और एक हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ का, तो दोनों मिलकर क्या डिहाइड्रेट कर देते हैं। मान लीजिए एक OH ग्रुप है और दूसरा OH ग्रुप है, तो इसमें से हाइड्रोजन जाएगा और वो पूरा OH निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं OH, इस OH में से हाइड्रोजन गया है एंड इसका पूरा OH गया है और वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो चुका है और इस टाइप की लिंकेज बनी है ऑक्सीजन। इसको हम ईथर लिंकेज भी बोलते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में कौन सी लिंकेज होती है? ईथर। ईथर हम पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, ईथर, वही वाली ईथरल लिंकेज भी हम इसको बोलते हैं। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड्स आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फाउंड बाय डिहाइड्रेशन, मतलब एक OH हाइड्रोक्सल ग्रुप एक मोनोसेक्राइड का, हाइड्रोक्सल ग्रुप दूसरे मोनोसेक्राइड का, और वाटर का रिमूवल होकर ईथरल लिंकेज। अभी मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन न्यूक्लिक एसिड्स में। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। न्यूक्लिक एसिड मतलब कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का हो सकता है, DNA या फिर RNA। ठीक है, अभी DNA एंड RNA में क्या फर्क होता है पढ़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड। पेंटोज शुगर, अगर पेंटोज शुगर राइबोज है तो हमारा बनेगा RNA, और अगर पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज है तो हमारा बनेगा DNA। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। राइबोज का स्ट्रक्चर ऐसा है एंड डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर ऐसा है। बीटा डी राइबोज शुगर है और बीटा डी डीऑक्सीराइबोज है। अब राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में फ़र्क क्या है? इनमें जो फ़र्क है वो 2 डीऑक्सी लिखा हुआ है ना, 2, यानी कि सेकंड पोजीशन में। ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, लेकिन राइबोज में आप देखोगे एक हाइड्रोजन है और नीचे OH है, और यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों के हाइड्रोजन है। इन दोनों के स्ट्रक्चर में बस 2 सेकंड पोजीशन में ही डिफरेंस है, इसीलिए इसको 2 डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। नाइट्रोजन बेस दो टाइप के हो सकते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरामिडिन्स। नाइट्रोजन बेस दो टाइप के हैं, प्यूरिन्स में आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पायरामिडिन्स में आते हैं साइटोसिन एंड थाइमिन एंड यूरासिल। CTU भी इसको बोल सकते हैं, या तो इसको मैंने पिछले लेक्चर्स में भी कवर किया है कि इसको कट भी बोल सकते हैं, CUT कट, साइटोसिन थाइमिन एंड यूरासिल। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ DNA। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। DNA का कैसा स्ट्रक्चर होता है? डबल हेलिकल। इसमें 2 चेन्स होती हैं और दोनों चेन्स एंटी पैरेलल होती है। अगर एक चेन ये वाली है, जैसे देखो ये एक ये वाली चेन है, ये जा रही है ये वाली चेन जिसमें पेंसिल चला रहा हूँ मैं, और जो दूसरी चेन है वो ये वाली चेन है। तो देखो इस पहली वाली चेन का क्या है? ये 5 प्राइम एंड है, और ये देखो इसका नीचे 3 प्राइम। ये 5 प्राइम एंड पहली वाली चेन का, और ये 3 प्राइम एंड। जो सेकंड चेन है उसका क्या? ये 3 प्राइम एंड है और नीचे 5 प्राइम एंड है। अब ये चेन किससे बनी होती है? यही DNA है। ये क्या है? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3, ऐसे पूरी चेन होती है। ये जो पूरी चेन है ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के थ्रू बनी होती है। अब न्यूक्लियोटाइड में आते हैं हमारे नाइट्रोजन बेसिस वगैरह भी होते हैं। अभी हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड में क्या है? नाइट्रोजन बेसिस भी है। तो नाइट्रोजन बेस कौन से वाला है? नाइट्रोजन बेस अगर एडेनिन है, ग्वानिन है, इस बात को देखना कि ये 1 स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड है, और ये दूसरा स्ट्रैंड है, और ये दोनों क्या है? एंटी पैरेलल है। अब देखो इसके एक स्टैंड और दूसरा स्टैंड, जो एक स्टैंड होता है और जो दूसरा स्टैंड होता है, ये भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो भी नाइट्रोजन बेसिस की। इसका जो नाइट्रोजन बेस है ग्वानिन, ये दूसरे वाले चेन के नाइट्रोजन बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और जो एडेनिन होता है वो किसके साथ बॉन्डिंग बनाता है? थाइमिन के साथ। तो यानी कि जो प्यूरिन होता है, ग्वानिन एक प्यूरिन है और ये पायरामिडीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। वैसे ही एडेनिन एक प्यूरिन है, ये पायरामिडीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो एक चारगफ रूल्स होता है कि प्यूरिन बाय पायरामिडीन का रेशियो हमेशा इक्वल होता है, क्योंकि जितने ग्वानिन होंगे सेकंड उसके सामने वाले स्ट्रैंड में उतने ही साइटोसिन होंगे। तो इसीलिए प्यूरिन बाय पायरामिडीन इक्वल होंगे एंड उनका रेशियो क्या होगा? 1। और ये होता है चारगफ रूल। इसके ऊपर नीट में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, इसके मैं क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा। ग्वानिन साइटोसिन के साथ एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो ग्वानिन है ये प्यूरिन है, और ये साइटोसिन पायरामिडीन है, ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, वो भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। और ये एडेनिन है, ये थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड है। तो यानी एक बात तो आपको समझ आ गई है कि जो ये चेन होती है ये न्यूक्लियोटाइड होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। और जो DNA में डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, DNA 2 स्टैंड होते हैं। DNA में कितने स्टैंड होते हैं? 2, 1 और 2। और जो ये डबल स्टैंड जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है फिर तो, और ये जो कंप्लीट टर्न होता है ना, यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे इसका एक कंप्लीट टर्न हो गया। तो इसके एक टर्न मतलब 360 डिग्री। एक टर्न पूरा करने में इसके कितने, इसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। और ये एक टर्न पूरा कंप्लीट करता है, कितने डिस्टेंस कवर करेगा नीचे? इतने। इस डिस्टेंस को बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स कितना होता है? 36 एंगस्ट्रॉम। इसको कई बार नैनोमीटर के टर्म्स में भी होता है, दिया होता है, तो वो आप कन्वर्ट कर लेना कि 36 एंगस्ट्रॉम है तो 3.6 नैनोमीटर भी हम इसको कह सकते हैं। पिच ऑफ हेलिक्स, पिच मतलब कि एक पूरा कंप्लीट टर्न 360 घूमने में कितना डिस्टेंस नीचे आ गया वो, तो उस डिस्टेंस को इससे लेकर इस यहाँ तक का डिस्टेंस उसको बोलते हैं हम पिच ऑफ हेलिक्स, वो थी 36 एंगस्ट्रॉम। और इस बीच में कितने बेसिस हैं? इस बीच में होते हैं 10 बेस पेयर्स। कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10। तो
जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बेस पेयर रहेंगे 10। जैसे एक बेस पेयर, सेकंड बेस पेयर, ऐसे ही कितने टोटल रहेंगे यहाँ तक, इन दोनों के बीच में रहेंगे 10 बेस पेयर्स। तो 10 बेस पेयर्स। तो अब वो कह रहा है कि एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। टोटल यहाँ तक 36 एंगस्ट्रॉम है और टोटल बेस पेयर कितने 10। तो एक दो बेस पेयर का होगा 36 डिवाइडेड बाई 10, तो वो आएगा 3.6 एंगस्ट्रॉम। तो डिस्टेंस बिटवीन दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस आएगा 36 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस, सॉरी 3.6 एंगस्ट्रॉम का। इसको नैनोमीटर में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 0.36 एंगस्ट्रॉम। बॉन्डिंग इन न्यूक्लिक एसिड। अब देखो एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये किससे जुड़ा होता है, जॉइंट बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। आपको पता है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो यानी न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे जुड़े होंगे। न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन से बॉन्ड होंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होंगे। और अब जब ये चेन बन गई है तो एक चेन और दूसरा, मतलब स्ट्रैंड कह लो, चेन का एक ही बात है, एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थाइमिन, ये प्यूरिन है, एडेनिन और थाइमिन क्या है, पायरिमिडीन, ये जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। यानी एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। और जो एक ही जो स्ट्रैंड के बीच में, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग होती है। तो इसमें देखो जरा, अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। न्यूक्लियोटाइड बनता है एक तो पेंटोज शुगर से बनता है, एक तो होती है पेंटोज शुगर, एक होता है फॉस्फोरिक एसिड, और एक होता है तीसरा पार्ट क्या होता है इसका, तीसरा पार्ट होता है नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, अभी हमने देखा था पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन बेस। ये तो हमने देखा कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड के थ्रू, किसके थ्रू जुड़ा होता है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू जुड़ा होता है। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस, ये किससे जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जैसे कि हम पॉलीसेकेराइड में पढ़ते हैं ना। तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस में कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, न्यूक्लियोटाइड और पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन बेस। पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, ये किससे जुड़े होते हैं, फॉस्फोएस्टर लिंकेज से जुड़े होते हैं। अब देखो जो एक पेंटोज शुगर होती है ना, वो इस साइड भी फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ा होता है, और दूसरे साइड ऊपर से भी इस वाले न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड है मान लो पूरा, और ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड है। इस न्यूक्लियोटाइड का भी फॉस्फोरिक एसिड होगा, एक फॉस्फोरिक एसिड ऊपर होता है और एक जो कि लिंक होता है पेंटोज शुगर के साथ, और एक ऊपर वाला होता है, एक नीचे होता है और एक ऊपर। तो इसीलिए हम जो लिंकेज इसमें जो बोलते हैं उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, क्योंकि एक पेंटोज शुगर दो फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ा होता है। और जो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यही सारा एनसीईआरटी में दे रखा है। इसको भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जैसे कि एक स्ट्रैंड होता है ना, ये न्यूक्लियोटाइड के थ्रू बना होता है। अब एक न्यूक्लियोटाइड है, इसमें एक पेंटोज शुगर होगी, एक पेंटोज शुगर ऊपर वाले फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ी होगी, और सेम पेंटोज शुगर नीचे वाले के फॉस्फोरिक एसिड के साथ लिंक्ड होगी। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड होता है, ये ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड और नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ किससे जुड़ा होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। इतनी बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस किस के बीच में होता है, एक पेंटोज शुगर बीच में होती है और ऊपर वाले का फॉस्फोरिक एसिड और नीचे वाले का भी फॉस्फोरिक एसिड। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो एक चेन बन जाती है। अब वैसे ही पूरी चेन बन जाएगी। तो जो एक चेन और दूसरी चेन, आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, दो चेन्स होती है डीएनए में। तो दो चेन्स किसके थ्रू जुड़ी होती हैं, प्यूरिन, एक चेन का प्यूरिन नाइट्रोजन बेस प्यूरिन वाला, और हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है दूसरे के पायरिमिडीन से। अगर यहाँ प्यूरिन है तो यहाँ इसके साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो पायरिमिडीन होगा, अगर यहाँ पायरिमिडीन है तो यहाँ पे प्यूरिन होगा। तो इसीलिए एक 4 के रूल होता है, प्यूरिन बाय पायरिमिडीन का रेशियो हमेशा क्या रहता है, 1। उम्मीद है समझ आ गया। जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, और जो एडेनिन है थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपको समझा दिया मैंने। वो यही वाली बात है कि जब एक, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट टर्न हो गया, तो इस टर्न के बीच मतलब कितना डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। ये होती है ये होती है 36 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.6 नैनोमीटर तो डिस्टेंस। और इसके बीच में 1 कंप्लीट टर्न के बीच में कितने बेस पेयर्स होते हैं, 1 कंप्लीट टर्न में होते हैं 10 बेस पेयर्स। तो दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 36 डिवाइडेड बाई 10, 3.6 एंगस्ट्रॉम। डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर कितना होगा, 3.6 एंगस्ट्रॉम। तो आप देख सकते हैं कि फॉस्फेट मोइटी ये किस किस के साथ लिंक्ड होती है, 3 प्राइम कार्बन ऑफ 1 शुगर टू 5 प्राइम कार्बन ऑफ सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। इस लाइन का मतलब क्या है कि जैसे देखो ये नंबर, ये हमारा पेंटोज शुगर है, इसमें जो 3 प्राइम कार्बन होगा, ये 3 प्राइम कार्बन है, इसमें OH, ये जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा उसका फॉस्फोरिक एसिड इसके साथ OH लिंक के साथ लिंक्ड होगा और एस्टर बॉन्ड बनाएगा। और जो ये वाला कार्बन है ना, इसमें जो OH लगा हुआ है, ये वाला OH लगा हुआ है, ये ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फोरिक एसिड के साथ एस्टर बॉन्ड बनाएगा। इसलिए 2 एस्टर बॉन्ड बनते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसके भी आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेना, जैसे मैंने बनाया उसी टाइप के बना लेना अपनी नोटबुक में, तो आपको और वैसे समझ आ जाएगा। रिपीट कर देता हूँ, ये जो ये जो शुगर है, राइबोज शुगर है या फिर पेंटोज शुगर भी हम बोल सकते हैं। पेंटोज शुगर जो थर्ड पोजीशन पे जो 3 प्राइम में जो OH ग्रुप है वो फॉस्फोरिक एसिड के साथ बना लेगा एस्टर बॉन्ड, और जो ये 5th पोजीशन में जो कार्बन है उसके ऊपर जो OH लगा हुआ है, ये ऊपर वाले के न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फोरिक एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ऊपर वाला भी एस्टर बॉन्ड और OH के साथ फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा, ये भी क्या होगा, एस्टर बॉन्ड।
तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं हम। तो यही चीज़ लिखी हुई है, 3 प्राइम कार्बन ऑफ 1 शुगर ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम कार्बन शुगर और टू द 5 प्राइम कार्बन ऑफ शुगर ऑफ सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड, बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सल ग्रुप, अभी मैंने OH ग्रुप दिखाया था ना, OH ग्रुप और फॉस्फेट के ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। देयर इज 1 एस्टर बॉन्ड। अब एक ही शुगर में कितने एस्टर बॉन्ड होते हैं? 2 एस्टर बॉन्ड होते हैं, मैंने आपको दिखाया था, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट्स वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और जो ये न्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो किसने एक्सप्लेन किया था? वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। जो अभी मैंने आपको ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दिखाया था ना, ये वॉटसन एंड क्रिक ने ही प्रपोज कर रखा है। ये वाला जो ये वाले अभी जितने मैंने दिखाए, ये वॉटसन एंड क्रिक ने ही बता रखे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था? जो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के, वो क्या होते हैं? एंटी पैरेलल, यानी कि ऑपोजिट एंटी पैरेलल होते हैं, रन ऑपोजिट, मतलब एंटी पैरेलल। अगर एक 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा। वो भी मैं आपको दिखा चुका हूं कि एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल, इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ कि एंटी पैरेलल होते हैं 5 एंटी पैरेलल होते हैं। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला है और ये वाला देखो 3 प्राइम से 5 प्राइम एंटी पैरेलल है। तो ये चीज़ वो बोल रहा है कि जो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर एंटी पैरेलल, दैट इज रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बैकबोन फॉर्म्ड बाय द, जो इसकी जो बैकबोन होती है वो कौन आती है? शुगर फॉस्फेट एंड जो शुगर और फॉस्फेट की जो चेन होती है वो क्या बनाती है? बैकबोन बनाती है इसकी। एंड बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नाइट्रोजन बेसिस होती है ना, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है। डीएनए के स्ट्रक्चर में शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है एंड जो बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड की जो बेसिस होती है वो इनसाइड होती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा रखा है नीट में कि बेसिस प्रोजेक्ट ऑप्शंस में था कि लेटरली, साइडवेज, ऐसे ऐसे ऑप्शंस में था, लेकिन जो बेसिस कहाँ पर प्रोजेक्ट होते हैं? इनसाइड। तो इस पॉइंट को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस देनी है। तो यही सब एनसीईआरटी के नोट्स हैं, वही वाली बातें हैं जो मैंने आपको समझा दिया। नाइट्रोजन बेसिस आर प्रोजेक्टेड इनसाइड टू दिस बैकबोन। एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड के थ्रू बॉन्ड होता है एंड ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होता है। और जो हर एक जो स्ट्रैंड होता है वो हेलिकल स्टेयरकेस, हेलिकल मतलब जैसे घूम रहा था ना वो ऐसे, हेलिकल स्टेयरकेस ईच स्टेप ऑफ एसेंट, मतलब राइज पर बेस पेयर, वो कह रहा है कि एक बेस पेयर ऊपर जाने में कितना डिस्टेंस होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि पूरा पिच ऑफ हेलिक्स होता है 36 एंगस्ट्रॉम, यानी 10 बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है 36, तो 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस होगा 36 डिवाइडेड बाई 10 यानी 3.6 एंगस्ट्रॉम। तो यानी कि, और ये 36, यानी अगर एक बेस पेयर से ऊपर जाऊंगा मैं तो 36 डिग्री का टर्न आएगा। 36 डिग्री क्यों? क्योंकि 10 बेस पेयर में 360 डिग्री घूम जाता है पूरा, तो 2 बेस पेयर में 36 डिग्री। 1 फुल टर्न ऑफ हेलिकल स्ट्रैंड वुड इन्वॉल्व 10 स्टेप्स। वही वाली बात है कि फुल टर्न पूरा 360 डिग्री घूमने में कितने स्टेप्स आते हैं? 10 स्टेप्स। पिच ऑफ द हेलिक्स कितनी होती है? 36 एंगस्ट्रॉम। इसको नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड राइज पर बेस पेयर कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। 1 फुल टर्न ऑफ हेलिकल स्ट्रैंड वुड इन्वॉल्व, अच्छा तो मैंने पढ़ा दिया। दिस फॉर्म ऑफ डीएनए, जो हम पढ़ते हैं ना वो हम BDNA पढ़ते हैं, यही हमारे सिलेबस में। और थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को एंड अपना सपोर्ट बना के रखना। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम टू AB एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 5। अगर वीडियो पसंद आए तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स, लिविंग स्टेट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इनमें कौन कौन सी बॉन्डिंग्स होती हैं, किस किस टाइप्स की बॉन्डिंग होती है। अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर तो लेक्चर नंबर 5 देख लेना। लेक्चर नंबर 4, ये लेक्चर नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 4 देख लेना इससे पहले। तो आज एक नया टॉपिक है लिविंग स्टेट के बारे में। लिविंग स्टेट क्या होती है? एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट होती है, एनसीईआरटी में दे रखा है, टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। ये एक नॉन इक्विलिब्रियम जो लिविंग स्टेट होती है ना, जो हमारी लिविंग स्टेट है, मतलब जैसे हम हैं अभी, तो हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इक्विलिब्रियम है, कोई इक्विलिब्रियम पे नहीं होती है, स्टेडी स्टेट होती है। टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। एंजाइम्स क्या होते हैं? जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स होते हैं ना, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सम एंजाइम्स, जितने भी मैक्सिमम जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। बट कुछ एंजाइम्स क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड। सम न्यूक्लिक एसिड्स बिहेव्स एज एंजाइम्स। जो न्यूक्लिक एसिड जो एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं उनको हम बोलते हैं राइबोजाइम्स। तो राइबोजाइम्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। राइबोजाइम्स बहुत बार नीट में पूछा जा रखा है। राइबोजाइम्स क्या होते हैं? जो कि न्यूक्लिक एसिड होते हैं कि जो कि एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं, उनको हम बोलते हैं राइबोजाइम्स। एंजाइम्स के पास एक एक्टिव साइट होती है जिसमें सबस्ट्रेट आके फिट होता है एंड सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम्स के पास क्या होती है? एक एक्टिव साइट होती है। ये एक्टिव एंजाइम की वो वाली साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है एंड सबस्ट्रेट किस में चेंज हो जाता है? प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। अब एक्टिव साइट की एनसीईआरटी में डेफिनेशन दे रखी है। एक्टिव साइट्स आर क्रेविसेस और पॉकेट्स। क्रेविसेस और पॉकेट्स मतलब कि छोटे से, एक होता है कि छेद टाइप के हैं, छोटे छोटे से क्रेविसेस हैं एंड इनटू विच सबस्ट्रेट फिट। तो छोटे छोटे से गड्ढे से हैं तो उसमें क्या होता है? सबस्ट्रेट आके फिट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे एंजाइम कैटलिस्ट। एक होता है एंजाइम। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं? किसी भी रिएक्शन के रेट को ऑल्टर कर देते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं? किसी भी रिएक्शन की रेट को ऑल्टर कर देते हैं और ये उस केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं। कैटलिस्ट हमने केमिस्ट्री में इस टाइप का पढ़ा है कि या तो स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शन को या तो स्लो डाउन कर देते हैं। तो मतलब इसको हम कह सकते हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है? ऑल्टर कर देता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को। इसी तरीके से हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में उसको बायोलॉजिकल के टर्म्स में हम क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। तो एंजाइम कैटलिस्ट।
जो एंजाइम कैटलिस्ट होता है वो डिफर करता है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से। जो हम केमिस्ट्री वाला कैटलिस्ट पढ़ते हैं और जो हम बायो में पढ़ते हैं एंजाइम कैटलिस्ट, वो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो कि बायो कैटलिस्ट होता है ना एंजाइम, या तो एंजाइम को हम क्या बोलते हैं बायो कैटलिस्ट, या फिर एंजाइम्स होते हैं जो वो क्या हो जाते हैं डैमेज हो जाते हैं एट हाई टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो एंजाइम्स क्या हो जाएंगे वो डैमेज हो जाएंगे। एक्सेप्ट एक हम पढ़ते हैं 12th क्लास की बायोटेक्नोलॉजी में टैग पॉलीमरेज, ये हम आर्के बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस। तो आर्के बैक्टीरिया हम सभी जानते हैं, आर्के बैक्टीरिया बहुत ही हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो उनका जो टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम्स होते हैं वो भी सर्वाइव कर जाएगा। तो इसीलिए हम आर्के बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट करते हैं टैग पॉलीमरेज को। तो जो ये वाला एंजाइम होता है टैग पॉलीमरेज एंजाइम, ये हाई टेम्परेचर को भी झेल देता है। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या होता है, वो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में भी अच्छे से वर्क कर लेता है, वो होता है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। लेकिन बायो कैटलिस्ट डिग्रेड हो जाता है प्रोटीन, क्योंकि उस वो प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन हाई टेम्परेचर पर डिनेचर हो जाता है। रेट ऑफ द रिएक्शन, एक एनसीईआरटी में ये भी बात दे रखी है कि रेट ऑफ द रिएक्शन गेट डबल्स, अगर रेट ऑफ द रिएक्शन गेट डबल्स और हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज। अगर 10 डिग्री में टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, 40 से मान लो 50 कर दूंगा, तो जो 40 में जो स्पीड होगी रिएक्शन की वो डबल हो जाएगी जब मैं 50 करूँगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी कि अगर मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री से राइज करूँगा तो 10 डिग्री के राइज करने से स्पीड ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, और या फिर 10 डिग्री से घटाऊंगा टेम्परेचर को तो स्पीड ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कौन कौन से फैक्टर है कि जो कि एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो, एक पहले हम पढ़ेंगे टेम्परेचर एंड पीएच। अगर लो टेम्परेचर होएगा तो वो एंजाइम को प्रिजर्व कर लेगा टेम्परेरी, प्रिजर्व लो टेम्परेचर प्रिजर्व एंजाइम इन टेम्परेरी इनएक्टिव स्टेट। तो अगर टेम्परेचर कम होएगा ना तो एंजाइम ढंग से वर्क नहीं कर पाएगा और इनएक्टिव स्टेट में प्रिजर्व हो जाएगा, वो भी टेम्परेरी। टेम्परेरी क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर वो दोबारा से एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। इसीलिए हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, अगर टेम्परेचर अभी हमने पढ़ा कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं 40 डिग्री से ज़्यादा कर देते हैं तो प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। तो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन हो जाती है और एंजाइम क्या कर देता है, अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देता है, क्योंकि प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंजाइम शोज हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच। एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर या पीएच में एंजाइम अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी शो करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर या तो ऑप्टिमम पीएच। तो जिस टेम्परेचर या फिर पीएच रेंज में एंजाइम अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी को शो करता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर या तो ऑप्टिमम पीएच। अब ये एक ग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी में इसी टाइप का ग्राफ बना रखा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक्स एक्सिस में क्या दे रखा है पीएच और टेम्परेचर, और वाई एक्सिस में क्या दे रखा है एंजाइम एक्टिविटी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाई एक्सिस में एंजाइम एक्टिविटी दे रखी है, इस वाली तरफ वाई एक्सिस में एंजाइम एक्टिविटी दे रखी है। ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा रखा है कि वाई एक्सिस में एंजाइम एक्टिविटी एंड एक्स एक्सिस में दे रखा है पीएच और टेम्परेचर। अब देखो जैसे जैसे पीएच को मैं बढ़ा रहा हूँ या तो टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, जैसे हम राइट से इधर को जा रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर को मैं हीट कर रहा हूँ 40 से मान लो 50 डिग्री, तो ये देखो पहले तो राइज कर रहा है, मान लो यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस है। 40 से जब 50 गया तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ रही है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। लेकिन अब 50 के बाद मान लो ये 50 क्या है ऑप्टिमम टेम्परेचर है, 50 डिग्री क्या है ऑप्टिमम टेम्परेचर है, तो यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी आप देख रहे हो मैक्सिमम है। लेकिन अगर 50 से मैं ज़्यादा बढ़ा दूं तो एंजाइम क्या हो जाएगा डीनेचर हो जाएगा, डीनेचरेशन हो जाएगी प्रोटीन की, तो एंजाइम भी डिग्रेड हो जाएगा। तो उसके बाद 50 से और भी ज़्यादा बढ़ा दूंगा मैं, तो उसके बाद क्या होगा डीनेचर होने की वजह से वो एंजाइम एक्टिविटी लूज कर देगा। तो इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा। तो दोबारा से देखते हैं, जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा एक लिमिट तक तो बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट पर और मैक्सिमम परफॉर्मेंस देगा एंजाइम अपनी, लेकिन उसके बाद वो एंजाइम क्या हो जाएगा डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएगा और अपनी एंजाइम एक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इसको मैं बोलूँगा ऑप्टिमम पीएच या फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर। यहाँ पे पीएच भी हो सकता है टेम्परेचर, दोनों का एनसीईआरटी में सेम ग्राफ दे रखा है, इसलिए मैंने एक ही ग्राफ में आपको समझा दिया। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम एक्टिविटी कैसे वेरी करती है। ये ग्राफ एनसीईआरटी में दे रखा है, वाई एक्सिस में दे रखा है वेलोसिटी ऑफ रिएक्टेंट, या फिर हम इसको रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्टेंट। और एक्स एक्सिस में क्या दे रखा है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के साथ रेट ऑफ रिएक्शन या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्टेंट कैसे वेरी करता है वो हम देखते हैं। जैसे जैसे कंसंट्रेशन में बढ़ाऊंगा, तो आप देख रहे हो कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ तो ये ग्राफ यहाँ से यहाँ आ गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ही हो रही है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन के साथ। लेकिन एक तो अब हम पढ़ते हैं इसको कि विद इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन राइजेज एट फर्स्ट। अगर मैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है पहले तो, अल्टीमेटली रीचेज मैक्सिमम वेलोसिटी। अब जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूँ एक अल्टीमेट पॉइंट में आके ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी को रीच कर जाएगा, विच इज नॉट एक्सीडेड फर्दर एनी राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब मैं देखो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और भी ज़्यादा बढ़ा दूँ लेकिन वी मैक्स नहीं इंक्रीज होगा, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे वी मैक्स, विच इज नॉट एक्सीडेड फर्दर एज एनी राइज इन कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में जितनी मर्जी बढ़ा दूँ वी मैक्स अब इंक्रीज नहीं होगा। दिस इज बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये होता क्यों है यहाँ पे आके सैचुरेट क्यों हो गया, एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर, जो कि एंजाइम्स मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। उम्मीद आपको ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि एंजाइम यहाँ पे एंजाइम की सैचुरेशन आ चुकी है। मान लो एक एंजाइम है वो 4 सबस्ट्रेट को अपने साथ बांध सकता है, तो अगर हमारे पास
25 एंजाइम है तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 सबस्ट्रेट को अपने साथ ले सकता है। अगर मान लो सबस्ट्रेट में 100 से 200 कर दूं, सबस्ट्रेट में कर दूं 100 से 200 सबस्ट्रेट कर दूं, तो लेकिन एंजाइम तो हमारे पास 25 ही है ना, तो वो 200 को थोड़ी बहुत सिर्फ 100 तक इंक्रीज कर देगा। अगर 25 एंजाइम की 25 एंजाइम की कैपेसिटी मैक्सिमम 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल तक है। अगर मैं 50 सबस्ट्रेट से 100 सबस्ट्रेट तक लेके जाऊँ तो 50 से 100 तक कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज करेगा, लेकिन 100 पे आके सैचुरेट हो जाएगा। 100 से मैं 110 करूँ, 110 से फिर 200 तक कर दूँ, फिर इंक्रीज नहीं करेगा वी मैक्स। आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स टू बाइंड विद एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब के एम क्या होता है? माइकल्स मेंटल्स कांस्टेंट। सब अब ये के एम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। के एम वैल्यू होती है वी मैक्स का आधा, वी मैक्स का हाफ, और उस पॉइंट पे कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रिएक्शन अटेन्स, सबस्ट्रेट की उस कंसंट्रेशन में जहाँ पे वी मैक्स क्या हो जाए, हाफ ऑफ द वी मैक्स। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रिएक्शन अटेन्स हाफ ऑफ द वी मैक्स, तो उस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बोला जाता है के एम वैल्यू। सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जहाँ पे वी मैक्स का हाफ हो जाए। अब एनसीईआरटी में एक नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, इससे तो नीट में हर साल मैक्सिमम क्वेश्चन आना ही आना है। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या होता है? व्हेन इनिबिटर, जो इनिबिटर होता है, क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसको मैं अभी समझाता हूँ। देखिए, एंजाइम है प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलकर क्या बनाता है? प्रोडक्ट, और एंजाइम दोबारा से, यानी कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। बाइंड करने की बजाय इनिबिटर के साथ बाइंड कर जाता है, यानी कि इनिबिटर सबस्ट्रेट को बाइंड करने नहीं देता, खुद ही जाके बाइंड हो जाता है और प्रोडक्ट कुछ और प्रोडक्ट बन जाता है, या तो प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? कॉम्पिटिटिव इनिबिटर इनिबिशन। इसी को क्या बोलते हैं हम? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। कि व्हेन इनिबिटर क्लोजली रिजेंबल, वो यही कह रहा है, व्हेन इनिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो अगर इनिबिटर सबस्ट्रेट को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में रिजेंबल करेगा एंड इनिबिट्स एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनिबिटर बोलते हैं। जब इनिबिटर सबस्ट्रेट के सिमिलर होता है और सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने देता है, सबस्ट्रेट की जगह इनिबिटर बाइंड कर जाता है एंजाइम के साथ, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनिबिशंस। इसका एग्जांपल क्या है? इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम है। एक एंजाइम क्या, कौन सा है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। तो उसमें कौन जाके बाइंड कर जाता है? मेलोनेट। मेलोनेट क्या होता है? इनिबिटर होता है। एक बात ध्यान रखना कि मेलोनेट इनिबिटर होता है और ये एंजाइम होता है। एंजाइम ये है, ये इनिबिटर है, विच क्लोजली रिजेंबल सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर। ये एंजाइम है, इसका जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है सक्सिनेट, लेकिन जो सक्सिनेट और मेलोनेट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो सिमिलर होता है। तो सक्सिनेट की जगह मेलोनेट सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज के साथ बाइंड कर जाता है। उम्मीद है आपकी बात समझ आ गई होगी। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2021 में भी इसका क्वेश्चन आ रखा था। अब इस प्रोसेस में क्या होता है? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वी मैक्स होता है ना, वो कांस्टेंट रहता है। वी मैक्स कांस्टेंट रहता है, लेकिन के एम की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो वही ये बातें भी ऊपर भी लिखी हुई हैं कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में हाई के एम वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, फिर हाई हो जाती है, और नो चेंज इन वी मैक्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। के एम वैल्यू इक्वल टू हाई, यानी कि या फिर इंक्रीज हो जाती है, और वी मैक्स सेम रहता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन लाइक सल्फर ड्रग्स। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे जा रखे हैं। अगर आप सॉल्व करोगे बायोमॉलिक्यूल्स के, तो आप जरूर देखोगे ये वाले सारे पॉइंट्स। इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। ये तो हम पढ़ चुके हैं। और जो ये रिएक्शन होती है ना, सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम, या फिर सबस्ट्रेट एंजाइम प्लस इनिबिटर वाली जो रिएक्शन होती है, ये क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। जो ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होती है, क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में बढ़ा दूं तो जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, इनिबिटर के साथ बाइंड नहीं करेगा। इफेक्ट ऑफ इनिबिटर, या फिर इनिबिटर कौन से? मेलोनेट, वो क्या हो जाएगा? रिमूव्ड हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, अगर कॉम्पिटिटिव इनिबिशन से क्या होता है? के एम वैल्यू इंक्रीजेस एंड वी मैक्स कांस्टेंट, या फिर रिमेन सेम। ये तो हम सारी बातें पढ़ चुके हैं। सबस्ट्रेट, अच्छा यहाँ पे भी इसको भी देखो जरा, सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम क्या बनाते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, देन प्रोडक्ट बन जाता है। सबस्ट्रेट कौन सा है? सक्सिनेट। एंजाइम कौन सा है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। लेकिन जो सक्सिनेट और मेलोनेट क्या है? इनिबिटर है। तो इनका स्ट्रक्चर, सक्सिनेट और मेलोनेट का जो स्ट्रक्चर है वो रिजेंबल करता है। तो इसीलिए सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज कई बार मेलोनेट के साथ बाइंड कर जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन भी हम बोलते हैं। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की वजह से क्या होता है? के एम वैल्यू इंक्रीज होती है, वी मैक्स कांस्टेंट रहता है, या फिर रिमेन सेम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में कई बार ऐसे बोलते हैं कि वी मैक्स इंक्रीज हो जाता है और के एम वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो इसका चीज़ का ध्यान रखना है कि के एम वैल्यू उतनी रहती है एंड वी मैक्स कांस्टेंट रहता है, सेम। अब इस बात का मतलब क्या है? और उस बात का मतलब है कि अगर ये कुछ ग्राफ मान लो कि राइट साइड को शिफ्ट हो जाए, अगर कुछ इस टाइप का ग्राफ बने मान लो, और ये यहाँ पे जाके, ये ऐसे में जाके, और फिर यहीं पे जाके राइट साइड को शिफ्ट हो जाए, तो राइट साइड को शिफ्ट होने से क्या होगा? वी मैक्स तो उतना ही रहा, लेकिन वी मैक्स बाई 2 ये देखो कहाँ पे आएगा? इधर। और के एम
और जो Km की वैल्यू है वो यहाँ से उठ के यहाँ आ गई, तो Km की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो गई, और वी मैक्स उतना ही रहा। तो आप ग्राफ की मदद से भी समझ सकते हैं, अगर ये नॉर्मल ग्राफ है तो ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का ग्राफ होगा, अगर ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट वाला ग्राफ है तो ये एंजाइम प्लस इनिबिटर वाला ग्राफ होगा। ये राइट साइड को थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा और वी मैक्स कॉन्स्टेंट है, और वी मैक्स बाय 2 थोड़ा आगे को शिफ्ट हो जाएगा, और मतलब के एम की वैल्यू थोड़ा आगे को शिफ्ट हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। एंजाइम्स कितनी क्लासेस में डिवाइड करते हैं, 6 क्लासेस में, ईच विद 4 to 13। अब 6 में से 4 to 13 हर एक क्लास में क्या होता है, 4 to 13 सब क्लासेस होती हैं। अब देखो 6 क्लासेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहली क्लास है, क्लास 1 का जो एंजाइम है उसको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज, क्लास 2 वाला ट्रांसफरेज, क्लास 3 वाला हाइड्रोलेज, देन लाइजेज, देन आइसोमरेज एंड लाइगेजेस। ये याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ये इसकी ट्रिक है, ये क्या है इसकी ट्रिक ओवर द हिल्स लव इज लाइफ, ओवर ऑक्सीडो रिडक्टेज द ट्रांसफरेज, हिल्स हाइड्रोलेज, लाइजेज लव, आइसोमरेज से आई इज लाइफ, ओवर द हिल लव इज लाइफ। तो ये इसकी ट्रिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसकी मदद से तो आपको बिल्कुल याद करने की भी जरूरत नहीं ज़्यादा। ओवर द हिल लव इज लाइफ, ओवर ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइजेज, आइसोमरेज एंड लाइगेज, याद भी हो ही जाएगा आपको इससे। तो इसको आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीडो रिडक्टेज, अब एनसीईआरटी से रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या होते हैं। एंजाइम विच कैटालाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट, मतलब एक सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है और एक ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो एंजाइम इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज या तो डीहाइड्रोजनेज। एक सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन को जो वो वाले एंजाइम जो रिडॉक्स रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। ट्रांसफरेज कौन से होते हैं, एंजाइम्स कैटालाइजिंग ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप जी अदर देन हाइड्रोजन। मान लो अभी देखो ये एक सबस्ट्रेट है और ये दूसरा सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट में एक ग्रुप लगा हुआ है जी ग्रुप यहाँ से हटके इस वाले में लग जाएगा, जैसे कि ये देख रहे हैं, पहले एस में था अब एस डैश वाले में लग गया, एस डैश जी, पहले है एस जी प्लस एस डैश, अब आ गया एस प्लस एस डैश जी। और ये जो जी ग्रुप है ये हाइड्रोजन के अलावा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस एंजाइम को बोलते हैं ट्रांसफरेज। ओवर से ऑक्सीडो रिडक्टेज, द से ट्रांसफरेज, हिल लव इज लाइफ, तो हिल से क्या आ गया, हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज कौन से होते हैं, एंजाइम कैटालाइजेस, वो वाले एंजाइम जो कि हाइड्रोलाइज करते हैं, कैटालाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर ईथर पेप्टाइड बॉन्ड्स, जो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ते हैं, या फिर कार्बन या फिर हेलाइड होता है, हेलाइड होते हैं हेलोजेंस, या फिर फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, या फिर हाइड्रोलाइज करने में हेल्प करते हैं एंजाइम्स। तो ये आपको समझ आ गया होगा। लाइजेज क्या होता है, एंजाइम दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस लीविंग डबल बॉन्ड्स। मान लो जैसे कि ये कार्बन कार्बन में एक्स और वाई ग्रुप जुड़े हुए हैं, अब ये एक्स और वाई निकल के ये हट जाएंगे और वहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो उस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, जो ये वाली रिएक्शन को कैटालाइज करता है उस एंजाइम को बोलते हैं लाइजेज। आइसोमरेज में क्या होता है, इंक्लूड ऑल द एंजाइम्स कैटालाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल या फिर ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स। तो इसको पढ़ लेना, ये सब याद करने वाले हैं, बाकी मैंने आपको समझा तो दिया है। लाइगेजेस, एंजाइम कैटालाइजिंग लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 कंपाउंड्स, एंजाइम विच कैटालाइज जॉइनिंग ऑफ, मतलब जो एंजाइम्स इनकी जॉइनिंग को उनको बोलते हैं लाइगेजेस। लाइगेज मतलब लाइगेज से समझ आना, चिपकाना, मतलब कि चिपका देते हैं, जो जैसे हम बायोटेक में पढ़ते हैं डीएनए लाइगेज, जो कि 2 डीएनए मॉलिक्यूल को चिपका देते हैं। लाइगेज मतलब ग्लू की तरह एक्ट करते हैं। तो वो वाले रिएक्शंस जो कि कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड या फिर कार्बन सल्फर बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड को चिपकाने का हेल्प करते हैं, उन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, लाइगेजेस। वो इस क्लास के अंदर आते हैं। एंजाइम्स कैटालाइजिंग लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 कंपाउंड्स, एग्जाम्पल एंजाइम्स विच कैटालाइज जॉइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस ऑक्सीजन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोफैक्टर्स। कौन सा टॉपिक है, कोफैक्टर। इसको मैं अपने नोट्स की मदद से पढ़ा दूंगा आपको अभी। अब हम पढ़ेंगे कोफैक्टर्स के बारे में। एंजाइम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कंपाउंड एंजाइम और एक होता है सिंपल एंजाइम्स। सिंपल एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट से बना होता है, लेकिन जो कंपाउंड एंजाइम होता है ना उसमें प्रोटीन पार्ट के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, और अगर वो नॉन प्रोटीन पार्ट ना हो तो वो एंजाइम फंक्शनल नहीं होएगा, तो उस टाइप के एंजाइम को बोलेंगे कंपाउंड एंजाइम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि होलो एंजाइम मतलब कि कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम। होलो एंजाइम क्या होता है, कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम मतलब जो कि प्रोटीन पोर्शन को हम बोलते हैं एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा होता है, जिसकी वजह से जो पूरा एंजाइम होता है वो कैटालिटिकली एक्टिव होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं। उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर्स होते हैं ना, वो होते हैं 3 टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स आर देयर। 3 टाइप के कोफैक्टर, यानी नॉन प्रोटीन पार्ट 3 टाइप के हो सकते हैं। कोफैक्टर या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, अगर मान लीजिए ये नॉन प्रोटीन पार्ट अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एपो एंजाइम के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइटली बाउंड है। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइटली अटैच विद एपो एंजाइम, अगर जो कोफैक्टर है वो क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एपो एंजाइम के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइटली बाउंड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइटली अटैच विद एपो एंजाइम, उसको हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। फॉर एग्जांपल इन पेरोक्सिडेज एंड कैटालेज, जो पेरोक्सिडेज एंड कैटालेज एंजाइम्स होते हैं ना उसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो हीम ग्रुप इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी पेरोक्सिडेज और कैटालेज एंजाइम के साथ हीम ग्रुप अटैच होता है और हीम ग्रुप उसमें एक्ट करता है प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह। और ये पेरोक्सिडेज और कैटालेज एंजाइम क्या करते हैं,
पेरोक्साइड को हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक कर देते हैं। अब देखोगे कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या होते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइटली बाउंड विद एपोएंजाइम। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और वो टाइटली अटैच्ड होगा प्रोटीन पार्ट के साथ। अगर जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन वो प्रोटीन पार्ट के साथ लूजली अटैच्ड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लूजली अटैच्ड विद एंजाइम या फिर प्रोटीन पार्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? कोएंजाइम। यानी कोएंजाइम ऑर्गेनिक होता है एंड लूजली बाउंड होता है एपोएंजाइम के साथ। कोएंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, देयर एसोसिएशन विद एपोएंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब थोड़े टाइम के लिए होता है, इसीलिए मतलब लूजली बाउंड होता है। कोएंजाइम्स आर NAD एंड NADP कंटेन विटामिन नियासिन। नियासिन जो कोएंजाइम के एग्जांपल क्या है? NAD एंड NADP ये क्या है? कोएंजाइम्स हैं। इनमें क्या होता है? विटामिन नियासिन होता है, विटामिन B3। अभी हमने पढ़ा कोफैक्टर या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है या तो कोफैक्टर कोएंजाइम भी हो सकता है। अब तीसरे टाइप का मैं कोफैक्टर पढ़ूंगा, वो मेटल आयंस। वो कौन सा है? मेटल आयंस एज कोफैक्टर। मेटल आयंस यस, जैसे कि Zn2 पॉजिटिव। Zn2 पॉजिटिव एक्ट एज कोफैक्टर फॉर मेनी एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स? एक कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये क्या कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या होता है? एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, यानी कि प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देता है। Zn2 पॉजिटिव जो जिंक 2 पॉजिटिव एक मेटल आयन है, ये क्या है? कोफैक्टर की तरह एक्ट करता है, कोफैक्टर फॉर एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर है ये? कार्बोनिक एनाइड्रेज के लिए, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के लिए, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के लिए। ये वाले 3 एग्जांपल ये बायोमोलिक्यूल्स में नहीं दे रखे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारी एनसीईआरटी के सिलेबस में है। ये हम 12th चैप्टर में पढ़ते हैं और कुछ ब्रीदिंग वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, ह्यूमन फिजियो के चैप्टर्स में। मेटल आयंस एज कोफैक्टर्स। नो नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर मेटल आयंस, एग्जांपल Zn2 पॉजिटिव फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बहुत सारे एंजाइम्स को क्या चाहिए होता है? मेटल आयन चाहिए होता है, जैसे कि Zn2 पॉजिटिव फॉर देयर एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी के लिए। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद साइड चेन्स एट द एक्टिव साइट। ये क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं विद साइड चेन्स एट द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट किसकी? एंजाइम्स की। इस लाइन को एग्जैक्ट याद कर लेना कि ये क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। एंड एट द सेम टाइम वन मोर, यानी कि जो ये मेटल आयंस होते हैं ना, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो ये किसके साथ बनाते हैं? एंजाइम के साथ। और एट द सेम टाइम वन मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट के साथ भी ये बनाते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। Zn2 पॉजिटिव इज अ कोफैक्टर फॉर प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव्ड। मान लीजिए अगर कोई भी एंजाइम है, मान लो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, या तो अगर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में से अगर मैं Zn2 पॉजिटिव आयन नहीं दूंगा तो ये बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाएगा एंजाइम्स। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट, इसलिए लिखा हुआ है कि कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एंजाइम। एंजाइम से अगर कोफैक्टर निकाल दी जाए तो उसकी कैटालिटिक एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी। और ये क्या बताता है? दिस टेस्टिफाइज दैट मेटल आयंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। इसीलिए मेटल आयन क्या करते हैं? क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो ये था तीसरे टाइप का कोफैक्टर, जो कि क्या होता है? मेटल आयंस। इसी के साथ ये वाला चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर खत्म हो चुका है। लेक्चर नंबर 5 था ये। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आपको अगर और भी कोई चैप्टर्स के ऐसे नोट्स चाहिए होंगे या फिर इस टाइप की सीरीज़ के क्वेश्चंस, अगर इस किसी की चैप्टर के आपको क्वेश्चन